हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल जिनका 7वां भाग। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखों पर रास्ते में ही रुमाल बांध दिया था गोपाल सिंह ने। उन्होंने रुमाल बंधवाने पर एतराज़ नहीं किया। गोपाल सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि उसे ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा कि वो रास्ता ना देखें। 1 घंटे बाद देवराज चौहान और जगमोहन जिन के ठिकाने पर एक छोटे से केबिन में मौजूद थे। उनके वहां पहुंचते ही पीछे पीछे मदान ने भीतर प्रवेश किया। साथ में नारंग था। तुम जाओ, मदान ने गोपाल सिंह से कहा। गोपाल सिंह बाहर निकल गया। देवराज चांद ने उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया कि वो मदान है। स्वागत है, मदान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला और कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हें अपने पास देखकर मुझे अच्छा लगा। ये कौन है? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। मदान। जगमोहन की नज़रें मदान पर जा टिकी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मदान एक गंभीर स्वर में कह उठा। पहले ही देर हो चुकी है। स्टार वॉल्ट में वो कहाँ है? देवराज चौहान ने टोका। तुम शायद जप्पी के बारे में कह रहे हो, जिसने मेरी सारी कार्रवाई से तुम्हें अवगत कराया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसे यहाँ लाया जा रहा है, मदान तीखे स्वर में बोला। उस प्राइवेट जासूस के 3 साथी भी साथ हैं। एक घायल है। एक घायल है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। इस बार वो जप्पी हमारे कहर से नहीं बच सकेगा। मतलब कि वो पहले भी तुम्हारे हाथों में फंसा था? देवराज चौहान ने पूछा। 4-5 साल पहले बहुत कठिनता से माफ़ी मांगकर छूटा था, मदान ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन इस बार उसकी मौत ही उसे छुटकारा देगी। बार बार हम किसी को नहीं छोड़ते। बहुत बुरा किया उसने, हमें तगड़ा नुकसान। तुम स्टार वार्ड में कुबेर सिंह द्वारा रखा गजाला के आविष्कार का फॉर्मूला पाना चाहते हो? हाँ, उस आविष्कार से गजाला काफ़ी खतरनाक खेल खेल सकती है। क्या तुम जानते हो गजाला को? हाँ। क्या जानते हो उसके बारे में? सब कुछ। मदान की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। हमारे पास स्टार वर्ल्ड का नक्शा, भीतर के सारे रास्ते, तुम्हारी जानकारी के लिए हर चीज़ हमारे पास है। मदान बोला। तुम ये बताओ कि काम कब शुरू करोगे? आज रात या कल दिन में? वॉल्ट के बारे में जानने के बाद बताऊंगा, देवराज चांद बोला। पहले इस काम की कीमत तय कर लो। मदान के होंठ सिकुड़े, फिर मुस्कुराया। पैसे की परवाह मत करो, हम इस काम के बदले हर जायज़ बड़ी रकम तुम्हें देंगे। हमें ये काम पूरा चाहिए। मुझे, देवराज चांद ने कश लिया, रकम नहीं चाहिए। जगमोहन ने हड़बड़ाकर देवराज चांद को देखा। ये क्या कह रहे हो? जगमोहन जल्दी से बोला। पैसे के बिना तो हम कोई काम नहीं करते। मदान ने नारंग पर निगाह मारी, फिर देवराज चांद को देखा। क्या कहना चाहते हो देवराज चांद? काम के बदले कीमत के रूप में मुझे वो प्राइवेट जासूस जप्पी और उसके साथी सही सलामत चाहिए। मदान की आंखें सिकुड़ी। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नारंग के होठों से निकला। जगमोहन ने तीखी नज़रों से नारंग को देखा। उस प्राइवेट जासूस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अपने काम की बात करो जो। ये मेरे काम की ही बात है। तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बदले में जप्पी और उसके साथियों को सलामत छोड़ना होगा। क्यों? उसने जो किया मेरे भले के लिए किया, मेरे फ़ायदे के लिए किया। मेरी वजह से वो तुम्हारे फंदे में फंसा है। तुम्हारी वजह से नहीं, वो अपनी हरकत की वजह से फंसा है। हमें जानते हुए भी उसने हमारे खिलाफ काम किया। कुछ भी कहो, उसे छोड़ना होगा। मदान ने देवराज चांद की आंखों में देखा। जगमोहन ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला। साथ में नकद रकम अवश्य लेना, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो? मदान ने बेहद शांत स्वर में पूछा। तो मैं तुम्हारा काम किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। देवराज चांद के होठों पर मुस्कान उभरी। मत भूलो कि तुम और जगमोहन इस वक्त मेरे कब्जे में हो। देवराज चांद के होठों पर सर्द और शांत मुस्कान ठहरी। नजरें मदान पर ही टिकी रहीं। ऐसी धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं। देवराज चांद के सर में किसी तरह का भाव नहीं था। जो कहा है उस पर ध्यान दो। अगर मेरे से अपना काम करवाना चाहते हो तो इस काम के बदले मैं जप्पी और उसके साथियों की खैर चाहूँगा। स्टार वर्ल्ड में जप्पी मेरे साथ जाएगा। तुम पहले या बाद में उसे कुछ भी नहीं कहोगे। उसने बहुत बड़ी दिलेरी दिखाई है। मदान के दांत पिच गए। हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है, हमें भुगत भी चुका है। इस पर भी उसने हमारे साथी को ब्लैकमेल करके हमारी योजना को जाना। उसके बाद उसने हमारी योजना को तुम्हारे सामने खोलकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम जो काम मुझसे कराना चाहते थे वो पूरा होने जा रहा है ना? मदान होठ भींचे देवराज चौहान को देखता रहा। अपने काम की तरफ ध्यान दो। जो चीज़ तुम पाना चाहते हो वो स्टार वर्ल्ड से निकाल कर मैं तुम्हें दूंगा। शर्त यह है कि जप्पी और उसके आदमियों को तुम अभी छोड़ दोगे और पलट कर बुरी नज़रों से उन्हें नहीं देखोगे। शगुन के तौर पर हम साथ में नकद अवश्य लेते हैं। जगमान क्या उठा। उसकी बात मैं तुमसे बाद में करूँगा। जप्पी दोबारा भी हमारे रास्ते में आ सकता है देवराज चांद।
मदान गंभीर उखड़े स्वर में बोला। तब तुम उसके साथ जो मर्जी सलूक करना, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं कहोगे। मदान ने नज़र उठाकर नारंग को देखा। मुझे तभी हाँ करना जब तुम दिल से चाहो, धोखेबाजी मत करना। यह भी मत सोचना कि इस वक्त तुम हाँ कह दोगे और बाद में जप्पी के साथ मनचाहा सलूक करोगे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया वो मैं किसी के द्वारा भी किया जाना पसंद नहीं करता। तुम लोगों ने गलत ढंग से मुझ पर काबू पाने की चेष्टा की, लेकिन सारी बात जानने के बाद मैं तुम लोगों की गलत हरकत भूल गया। इसी तरह तुम्हें भी जप्पी की गलत हरकत भूलनी होगी। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। कई पलों के लिए उनके बीच चुप्पी रही। मेरे ख्याल में देवराज चौहान ठीक कहता है, नारंग बोला। हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी बात मानने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मान रहा हूँ। मदान ने शब्दों को चबा कर कहा। ऐसा ना हो कि बाद में तुम जप्पी पर हाथ डाल दो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाँका। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं गलत बात में हामी नहीं बनूंगा, देवराज चौहान। तभी टेबल पर मौजूद फ़ोन की बेल बजी। हेलो। मदान ने रिसीवर उठाया। मदान। कपूर का सर कानों में पड़ा। जप्पी और उसके 3 खास असिस्टेंट को हम यहाँ ले आए। एक घायल है, वो उसकी बाह में फंसी गोली निकलवा कर ड्रेसिंग कर दी गई है। अब उसे कोई खतरा नहीं है। कहाँ पर है जप्पी? 3 नंबर कमरे में। देवराज चौहान से क्या बात हुई? कपूर की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। चंद पलों की खामोशी के बाद कपूर का सर कानों में पड़ा। उसकी बात मान लो। हमें जप्पी को छोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानता हूँ, उसकी बात मान ली है मैंने। मदान ने कहा और रिसीवर रखकर देवराज चौहान से बोला। जप्पी यहाँ पहुँच चुका है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देवराज चौहान बोला। आओ। मदान उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। बीएम जप्पी परेशान था कि जिन को उसके बारे में कैसे पता चल गया। वो तो अपने साथियों के साथ वहाँ से बच निकला था। जब अपने ऑफिस पहुंचा तो जिन के आदमियों ने वहाँ मौजूद पाया था। उसके तीनों साथी वहाँ मौजूद जिन के आदमियों के कब्जे में थे और उसे भी पकड़ लिया गया था। वे सब उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए थे। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके साथियों को भी वहीं कहीं रखवाया था। उसे इस बात का स्पष्ट एहसास हो चुका था कि जिन बार उसे छोड़ेगा नहीं। दरवाज़ा खुलते और मदान नारंग के साथ देवराज चौहान ने जगमोहन को भीतर प्रवेश करते देखा तो बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। फिर हौले से हंस कर क्या उठा। तो तुम लोग भी फंस गए? मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही फंसा। तेरे बिना हमारा दिल नहीं लगा, जगमोहन बोला, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। मतलब कि तुम दोनों को पकड़ा नहीं गया? जप्पी के होठों से निकला। नहीं। ओह। जप्पी ने होठ से कोड़े और निगाह मदान और नारंग पर गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की हमारे रास्ते में आकर, मदान ने उखड़े सर में कहा। गलती यही है कि मैं फंस गया, जप्पी ने अफसोस भरे सर में कहा। वरना तो सब ठीक ही हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? मदान ने पहले वाले लहजे में पूछा। जप्पी के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। तुमने 4-5 साल पहले मुझे बहुत तंग किया था, वो मैं भूला नहीं था। ओह। मदान के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। तो तुम हमारा मुकाबला कर रहे थे? मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम्हारी मर्जी हर जगह नहीं चलेगी। तुम्हारा तो अब इतना बुरा हाल करना चाहिए कि हमें याद करके ही तुम कांपने लगो, नारंग दांत भींच कर बोला। जप्पी ने नारंग को देखा, कहा कुछ नहीं। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि जैसे उसे पता हो कि वो फंस चुका है और बचने का रास्ता अब कोई नहीं रहा। हमारे खिलाफ काम करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? मदान ने सख्त स्वर में पूछा। डर से ज़्यादा मेरे मन में तुम लोगों के प्रति गुस्सा ज़्यादा रहा। मतलब कि तुम्हें लगता था कि तुम हमसे जीत जाओगे। हमें बात हार जीत की नहीं थी। मन में ये था कि मैं जो करना चाहता हूँ कर जाऊँगा। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकोगे। लेकिन बच ना सके। ठीक कहा, बच ना सका। जप्पी ने गहरी सांस ली। मदान और नारंग की कठोर निगाहें उस पर टिकी रहीं। इसे समझा देना, मदान ने सख्त शब्दों में देवराज चौहान से कहा, कि दोबारा हमारे रास्ते में आने की भी ना सोचे। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। तुम मुझे समझाओगे देवराज चौहान? जप्पी क्या उठा। क्या मामला है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जिनके रास्ते में नहीं आना चाहिए था, देवराज चौहान बोला। मैं ऐसा ना करता तो तुम देर तक अंधेरे में रहते। जप्पी क्या उठा। इस वक्त हालातों की तस्वीर शायद दूसरी ही होती। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुस्करा पड़ा देवराज चौहान। लेकिन ये बात भी सच है कि जिन नाम के संगठन के रास्ते में आकर तुम खुद को देर तक सलामत नहीं रख सकते। जप्पी कुछ पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर क्या उठा। बात क्या है? तुम इनके साथ चिपके कैसे नजर आ रहे हो? मैं इनका काम कर रहा हूँ। स्टार वॉर्ड में डकैती? जप्पी के ऊँटों से निकला। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। हैरानी है कि तुम इनके काम के लिए तैयार हो गए। जप्पी की आंखें सिकड़ी। क्योंकि ये काम देशद्रोही शख्सियत गजाला से वास्ता रखता है और हम कानून से टकराना नहीं चाहते। जिनसे टकराकर हम ज़्यादा देर सलामत नहीं रह सकते, क्योंकि कानून को कोई नहीं मार सकता। जप्पी देवराज चौहान को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला। मुफ्त में तो काम नहीं करोगे ये?
ठीक समझे। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। क्या कीमत वसूल रहे हो जिनसे? तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सलामत छोड़ना। जप्पी चौंका, देखता रह गया वो देवराज चौहान को। मेरी तो कोशिश है कि कुछ नकद भी मिल जाए। जगमोहन मदान को देखकर कह उठा, क्योंकि सूखे सूखे काम चलाना कठिन हो जाता है। काम कोई भी करो, भाग दौड़ में खर्चा तो होता ही है। खर्चा हम करेंगे। नारंग ने जगमोहन को देखकर मुस्कुरा कर कहा। तुम यहाँ वहाँ भागोगे, रोकड़ा हमें दे देना, हम सब संभाल लेंगे। चिंता मत करो, हम भाग लेंगे। जप्पी को सीधा होकर बैठा, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। तुम मुझे और मेरे साथियों को क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि तुमने मेरी सहायता की, खुद को खतरे में डाला इसलिए। वो मैंने जो भी किया अपने लिए किया था। मैं तुम्हारा भला ना करके जिन के प्रति अपना गुस्सा उतार रहा था, लेकिन उसमें मेरा भी भला हुआ, वो तुम जानो। ये तुम्हें आखिरी मौका मिल रहा है जप्पी। दोबारा कभी जिन के रास्ते में आए तो शायद बच ना सको, समझा? तभी मदान साहब कह रहे थे कि तुम मुझे समझा दो। देवराज चौहान कुछ ना बोला। तो अब तुम जिन के लिए स्टार वर्ल्ड में डकैती करोगे? जप्पी ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ, इस काम में तुम मेरे साथ रहोगे, अगर तुम्हें डकैती में डर न लगे तो। देवराज चौहान मेरे साथ है तो फिर डकैती में डर कैसा? जप्पी मुस्करा पड़ा। वहाँ से लाना क्या? देवराज चौहान कुछ कहने लगा तो मदान ने टोका। इसे बताने की ज़रूरत क्या है? इससे जो काम लेना वो ले लो। तुम मेरा काम मुझे मत सिखाओ। मदान खामोश हो गया। गजाला के खतरनाक आविष्कार का फार्मूला स्टार वर्ल्ड में रखा गया है। उस फार्मूले को गजाला का कोई आदमी वहाँ से चुरा कर भाग निकला है। उसे स्टार वर्ल्ड में रखकर वो उस फार्मूले का सौदा गजाला से ही करने की चेष्टा कर रहा है। ओह! जप्पी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कौन है गजाला का वो आदमी? कुबेर सिंह नाम है उस। कुबेर सिंह? जप्पी चौंक कर खड़ा हो गया। सबकी निगाह उस पर जा टिकी। जप्पी के चेहरे पर अजीब से भावों से भरा तूफान दौड़ रहा था। क्या हुआ? जगमोहन ने होठ से पकड़कर पूछा। वो फार्मूला पैकेट में है, इस साइज़ का पैकेट। जप्पी ने दोनों हाथों से पैकेट साइज़ बनाया। तुम्हें कैसे पता? मदान चौंक कर बोला। पहले बताओ, मैंने जो कहा है वो सच है या? सच कहा तुमने। मदान बेहद परेशान नजर आया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? जप्पी ने एक चुप्पी साध ली। जवाब दो। जप्पी ने बेचैनी से 2 कदम की चहलकदमी की। होठ पीछे रहा हो। तेरा फ्यूज़ क्यों काँप रहा है? जगमोहन होठ सिकोड़कर बोला। खैर तो है? जप्पी ने देवराज चौहान को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ देवराज चौहान। अकेले में? इन दोनों की गैर मौजूदगी में। जप्पी ने मदान और नारंग को देखा। मदान और नारंग की नज़रें मिली। हमसे क्या छिपाने की चेष्टा कर रहे हो? मदान के माथे पर बल नजर आने लगे थे। जप्पी ने देवराज चौहान को देखकर कहा। क्या यह ज़रूरी है कि हम जो भी बात करें वो मदान साहब को पता होनी चाहिए? मदान को स्टार वर्ल्ड में रखा फार्मूला चाहिए, इसके अलावा इन हमारी किसी बात से कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। क्यों मदान साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? मदान के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, फिर उसके होंठों से धीमा सा स्वर निकला। ठीक कह रहे हो। जब भी मुझसे अकेले में बात करना चाहता है, इसमें आपको तो कोई एतराज़ नहीं? मदान के चेहरे पर ज़रा से उखड़े भाव नजर आए। मुझे गजाला का फार्मूला चाहिए, जिसे कि कुबेर सिंह ने स्टार वॉल्ट में रखा है। मिलेगा वो? 1 मिनट, जप्पी ने टोका। वो फार्मूला स्टार वॉल्ट में ही है? हाँ। मदान ने उसे देखा। अगर वहाँ फार्मूला नहीं हुआ तो? देवराज चौहान की कोई जिम्मेवारी नहीं। जप्पी ने गर्दन हिलाई। देवराज चौहान की निगाह जप्पी के चेहरे पर जा टिकी। आंखें कुछ सिकुड़ी। कैसे नहीं होगा? मेरे पास पूरी पक्की खबर है कि मैं तुम्हारी खबर को झूठा नहीं कह रहा, यूं ही बात कर रहा हूँ। जप्पी ने लापरवाही से कहा। आओ नारंग। मदान और नारंग कमरे से बाहर निकल गए। हो सकता है इस कमरे में कुछ लगा रखा हो, जगमोहन ने कहा। मदान हमारी बातें सुन ले, इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, जप्पी ने कहा। मेरे ख्याल में इस मामले के लिए तुम काफ़ी कुछ जानते हो, देवराज चौहान बोला। पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन कुबेर सिंह का नाम सुनकर कई बातें समझ में आ गई। वो फार्मूले वाला पैकेट स्टार वॉर में नहीं है? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें कैसे मालूम कि गजाला के आविष्कार का फार्मूला पैकेट में है, और वो पैकेट कैसा है? जप्पी ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तुम मेरे और मदान के मामले में कैसे आ गए? घबरा क्यों रहे हो? इन बातों का जवाब देते हुए जगमोहन भी गंभीर था। इससे ये पूछो कि ये अकेले में हमसे क्या बात करना चाहता था। देवराज चौहान की निगाह जप्पी पर ही टिकी थी। जप्पी ने सिर आगे किया और धीमे सर में क्या उठा। गजाला का फार्मूला तुम्हारे पास है देवराज चौहान? मेरे पास? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम्हारे पास है उस आविष्कार का फार्मूला। जप्पी की आवाज़ बेहद धीमी थी। उस पैकेट की याद है तुम्हें, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में तुम्हारे कंधे पर लटकते थैले में डाला गया था? देवराज चौहान की आंखों के सामने उसी पर रतन चंद और बंसीलाल का चेहरा उभरा।
जगमान चेहरे पर अजीब से भाव समेटे देवराज चांद को देखने लगा था। हाँ, वो पैकेट मेरे ही पास है, बंगले पर। लेकिन तुम्हें उस पैकेट के बारे में कैसे पता कि वो तब थैले में डाला गया था? मैं भी तब वहीं था। ओह, तो तुम्हें पता था कि उस पैकेट में गजाला के वैज्ञानिकों का खतरनाक आविष्कार? पता होता तो वो पैकेट मैंने कब का बंगले से उड़ा लिया होता। जप्पी ने गहरी सांस ली। नोट खड़े करता, जिनके मामले में दखल देने की सोचता भी नहीं। मतलब कि 100% नुकसान हो गया तुम्हें? जगमन मुस्कुराया। तुम कुबेर सिंह की हाँ, तुम कुबेर सिंह को कैसे जानते हो? मुझे पूरी बात बताओ, देवराज चौहान बोला। जप्पी धीमे स्वर में बताने लगा कि वो इस मामले में कैसे आ फंसा। पूरी बात सुनने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। जिस खतरनाक फार्मूले को हर कोई तलाश कर रहा है वो कब से हमारे पास है। जगमोहन के होठों से निकला। मदान को पता चलेगा तो वो अपना माथा पीट लेगा। स्टार वर्ल्ड वालों ने चोरी हो जाने की बात को फैलने नहीं दिया। इसी कारण जिनको पता नहीं चला कि कुबेर सिंह का वॉल्ट में रखा सामान उसी रात ही कोई ले उड़ा था। जप्पी बोला। पता होता तो जिन कब का रतनचंद और बंसीलाल के पास पहुंच गया होता। ये उन दोनों के नाम है जिन्होंने वॉल्ट से फार्मूला उड़ाया था। हाँ, फार्मूला और हीरे। 8 करोड़ के हीरे थे। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। साले, 8 करोड़ के हीरे भी ले उड़े, और इधर खामा खा जान मुसीबत में फंसी हुई है। वो दोनों चोर नहीं है, जप्पी ने गंभीर स्वर में कहा। रतनचंद बिजली का काम करता है और बंसीलाल प्लम्बर का। नल टूटी ठीक करता है। उस रात दोनों ने खूब पी रखी थी और नशे की झोंक में स्टार वर्ल्ड के भीतर पहुंच गए। वहाँ कुछ गार्ड्स एक साथी के बच्चा होने पर बाप बनने की खुशी में पैक मार रहे थे। वे सब एक ही कमरे में थे। इसी का फ़ायदा इन दोनों को मिला था। दोनों ऐसे कमरे में जा छिपे थे जहाँ स्टार वर्ल्ड के मैनेजर बाली और कुबेर सिंह की बातचीत हुई। कुबेर सिंह ने पैकेट के साथ हीरे भी बाली को सौंपे। ये दोनों तब वहाँ छिपे सब देख सुन रहे थे। बाली जब कुबेर सिंह को छोड़ने बाहर तक गया तो इसी बीच ये हीरों की थैली और पैकेट ले भागे। वापसी पर भी इन्हें बाहर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। सालों की किस्मत बहुत तेज़ रही। जगमोहन बड़बड़ा उठा। यहाँ तो योजना बनाते बनाते ही जान निकल जाती है। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले ये बात जिनको पता चले, जप्पी बोला। पहले पैकेट हाथ में आ जाए तब। पैकेट बंगले पर ही है, देवराज चौहान बोला। तुमने तो मुझे पैकेट दिखाया नहीं, बात भी नहीं की। जगमोहन देवराज चौहान से बोला। बताया होता तो मैं वो पैकेट खोलकर अवश्य देख लेता। मुझे भी ध्यान नहीं रहा। वो थैला मैंने ही किचन के ऊपर लटकाया था। भीतर देखने का भी ख्याल नहीं आया मुझे। मैं बंगले पर पहुंचने से पहले ही उस पैकेट को भूल चुका था, देवराज चौहान बोला। किसी के द्वारा मेरे थैले में पैकेट का डाले जाना मेरे लिए बेहद सामान्य घटना थी। वैसे भी तब मैं अपने कामों में उलझा हुआ था, इसलिए पैकेट को भूल गया। बीते दिन वो दोनों मुझे मिले थे। कहाँ? जगमान के होठों से निकला। प्रसाद अस्पताल। प्रसाद अस्पताल में मैं डॉक्टर से मिलने के बारे में पूछताछ करने गया था। तब की बात है ये। जिसने मेरे थैले में वो पैकेट डाला था उसे कुछ चोटें लगी थी। दवा लगवाने और पट्टी करवाने वो अस्पताल आया हुआ था। मुझे देखते ही उसने पहचान लिया और पैकेट मांगने लगा। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा कि वापस आता हूँ, परंतु मैं ऐसा उलझा अपने हालातों में कि उन्हें भूल गया। ओह, मैंने उन्हें कहा था कि वो पैकेट मुझे दें। इसी वजह से वो तुम्हें देखते ही पैकेट मांगने लगे थे। जब भी क्या उठा। अब वो पैकेट तुम्हारे बंगले के किचन में लटके थैले के भीतर है। हाँ, जगमान बोला। मैंने थैला वहीं रखा था, पैकेट भी वहीं होगा। जिनको बोलो कि वहाँ की पोजीशन पता करें, जप्पी ने कहा। जगमान ने आगे बढ़कर वहाँ का दरवाज़ा खोला तो सामने नारंग को खड़े पाया। तुम यहीं हो? उसे देखते ही जगमान के होठों से निकला। हाँ। नारंग ने जगमान को घूरा। सोचा शायद तुम लोगों को चाय पानी की ज़रूरत पड़े। भीतर आओ। जगमान एक तरफ हटा। नारंग भीतर आए। मदान कहाँ? अभी बुलाता। ज़रूरत नहीं। जो कहना वो काम तुम भी कर सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। मेरे बंगले पर क्या हालात हैं वो मालूम करके बताओ। ऐसी क्या बात है जो बंगले? नारंग ने कहना चाहा। डकैती से वास्ता रखती कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। जगमोहन क्या उठा। उन्हें लाना है। बंगले पर फायरिंग हुई है तो पुलिस भी आई होगी, इसलिए उधर। पुलिस की परवाह मत करो, हम तुम्हें बंगले पर ले चलते हैं। नारंग क्या उठा। पल भर की चुप्पी के बाद देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें जो कहा है वो पता करो। नारंग जाने लगा तो जप्पी ने टोका। मेरे 3 साथी कहाँ हैं? सुरक्षित है, तुम जब भी चाहो उनसे मिल सकते हो। चलो अभी लेके चलता हूँ। बाद में, जप्पी ने सोच भरे स्वर में कहा। नारंग बाहर निकल गया। तुम जिनको क्यों नहीं बताना चाहते कि फार्मूले वाला पैकेट मेरे बंगले पर है? देवराज चौहान बोला। खास बात नहीं है, जप्पी मुस्करा पड़ा। जिनको इतनी आसानी से वो पैकेट मिल गया तो उसे लगेगा उसने घाटे का सौदा किया, और मुझे और मेरे साथियों को छोड़कर वो मुझे तकलीफ पहुंचाने की फिर सोच सकता है।
अगर हम उसे लटका लटका कर पर्याप्त वक्त लगाकर फॉर्मूले का वो पैकेट देंगे तो हमारा 10 बार शुक्रिया करेगा। हम तो भाई सीधा सीधा काम करते हैं कि चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, जगमोहन मुंह बनाकर बोला। अगला दृश्य। 15 मिनट बाद नारंग वापस उसके पास आया। तुम्हारे बंगले पर पुलिस है। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। वहाँ गोलियां चली हैं, 3 लाशें भी मिली हैं। अभी पुलिस वहाँ से नहीं हिलेगी। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, हम पुलिस को अपना काम करने दो, जगमोहन बोला। रात बहुत बीत चुकी है, 2-4 घंटे हम नींद लेना चाहते हैं। स्टार वर्ल्ड के भीतर के रास्तों का नक्शा तैयार है, नारंग बोला। वो जगह भी हम बता देते हैं जहाँ वो पैकेट रखा गया है। नींद मार ले, जगमोहन मुस्कुराया। फिर इस बारे में बात करेंगे। हमें जल्दी है कि स्टार वर्ल्ड से, नारंग ने कहना चाहा। तुम लोगों को अगले 24 घंटों में वो पैकेट मिल जाएगा जिसमें फार्मूला है, जगमोहन ने कहा। पक्का? नारंग की आंखें सिकुड़ी। उम्मीद तो है कि पक्का, जगमोहन ने पुनः कहा। बाकी का कल पता चलेगा। नारंग ने सड़क सोच के साथ तीनों को बारी बारी देखा, फिर बोला, आप लोगों के लिए बेड देखकर मैं भी आता हूँ। नारंग के जाने के बाद देवराज चौहान बोला, पुलिस को बंगले पर अपना काम करने दो। वो वहाँ 5-7 घंटों से ज़्यादा नहीं रुकेगी। उसके बाद हम बंगले पर जा सकते हैं। तुम मुझे बंसीलाल रतनचंद के पास ले चलना, जगमोहन बोला। क्यों? जब पीनो उसे देखा। उनके हाथ मुफ्त के 8 करोड़ के हीरे लग गए हैं, वो हजम नहीं कर सकेंगे। उनका कुछ भार कम करना पड़ेगा। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हें कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो तो ठीक है, जगमोहन ने दांत पाड़े। क्यों ना हम ये काम मिलकर कर लें? जो हाथ आएगा आधा आधा कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अब हीरों को हवा भी लगने देंगे। अपनी सोचें कहीं और लगाओ, मेहनत करो। उल्लू का पट्ठा, जगमोहन मनी मन बड़बड़ा कर रह गया। अगला दृश्य। कुबेर सिंह उसी छोटे से फ्लैट में धनराज के साथ मौजूद था। सुबह के 4 बज रहे थे। दोनों गहरी नींद में थे कि पास रखे मोबाइल की बेल बजी। कुबेर सिंह की आंख फौरन खुली और उसने फ़ोन उठाते हुए कॉलिंग स्विच दबाया और कान से लगाया। हेलो कुबेर, गजाला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कुबेर सिंह फौरन सीधा होकर बैठ गया। दिल धड़का। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे में भी पड़ रही थी। मैडम, फार्मूला मेरे हवाले करो, गजाला का शांत स्वर उसे सुनाई दिया। हाँ हाँ मैडम, मैंने संभाल कर रखा है। मुझे कुछ पैसे। कितने चाहिए? 50 करोड़। बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी औकात से कहीं ज़्यादा। उतना मुंह खोलो जितना अच्छा लगे। कुबेर सिंह एकाएक कुछ न कह सका। धनराज की आंख भी खुल गई थी। वो भी उस कमरे में आ गया था। मैडम, कुबेर सिंह सोच भरे सर में क्या उठा। 45 करोड़ दे देना। मेरी चीज़ का ही सौदा तुम मुझसे कर रहे हो। इस बात को याद रखोगे तो रकम ठीक बोलोगे। गजाला के कानों में पड़ने वाली आवाज़ में किसी तरह के भाव न थे। इस सौदे में तुम्हें एक चीज़ की और गारंटी दी जा रही है। किस चीज़ की? तुम्हारी जान की। कुबेर सिंह ने खुश्क होते गले में थूक निकला। बाद में तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जखीरा मिसी मेरी बात से सहमत नहीं है। वो तुम्हें ख़त्म कर देना चाहता है कि तुम गद्दार हो, परंतु मेरी वजह से वो रुका हुआ है। गजाला कह रही थी, चाहो तो 50 करोड़ ले लो, जखीरा को तब मैं नहीं रोकूंगी। नहीं मैडम, मैं मरना नहीं चाहता। मैं फार्मूला वापस करने के बदले तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे। सिर्फ 5 करोड़? कुबेर सिंह के होठों से निकला। साथ में तुम्हारी जान बख्शी भी। फैसला कर लो कि 5 करोड़ चाहते हो या 50 करोड़। कुबेर सिंह ने पहली बार खुद को फंसे पाया। मैं तुम्हें कुछ दिए बिना भी तुमसे फार्मूला ले सकती हूँ। इस बार गजाला की आवाज़ में सख्ती आ गई थी। 2 दिन से मैंने तुमसे बात इसलिए नहीं की कि मेरे आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे। कुबेर सिंह का गला फिर सूखने लगा। वे तुम्हें ढूंढ चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे आदमियों की नज़रों में हो। वो मेरे इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस काम में कोई शोर शराबा हो, इसलिए तुम्हें 5 करोड़ दिए जा रहे हैं। कुबेर सिंह को अपनी जान सूखती सी लगी। मुझे मत मारना मैडम, कुबेर सिंह के होठों से घबराया सा स्वर निकला। मुझे 5 करोड़ मंजूर है। मैं जानती थी कि तुम समझदारी से काम लोगे। गजाला के हंसने की आवाज़ आई। गद्दार इंसान हकीकत में बहुत कमज़ोर होता है। उसका विश्वास खत्म हो चुका होता है गद्दारी करके। वो हिम्मत हौसले से काम नहीं ले सकता। मैडम, मुझे मारना मत। मैं मरना नहीं। चिंता मत करो। गजाला का शांत सर पुनः उसके कानों में पड़ा। फार्मूला कहाँ रखा है? वो मैंने स्टार वर्ल्ड में रखा, वहीं पड़ा है। तो तुम कब और कहाँ मिलोगे? मैं तुम पर ही छोड़ती हूँ। कहो तो अभी तुम्हारे पास आदमी भेज। अभी मत भेजना। कुबेर सिंह की आवाज़ में कंपन था। फिर कब? सुबह 9 बजे मैं स्टार वर्ल्ड के बाहर मिलूँगा। 9 नहीं, 11 बजे तुम्हें स्टार वर्ल्ड के बाहर मिलना। यस मैडम। इसी के साथ उधर से गजाला ने फ़ोन बंद कर दिया था। कुबेर सिंह ने फ़ोन रखा और चेहरे पर आए पसीने को पहुँचा। क्या हुआ? सामने खड़ा धनराज उलझन भरे सर में बोला।
गजाला के आदमी ने ये जगह घेर रखी है, वो हम तक पहुंच चुकी है। कुबेर सिंह ने घबराए स्वर में कहा। वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इस कारण वो फार्मूले को वापस पाने के लिए 5 करोड़ दे रही है। सिर्फ 5? साथ में जान बख्शी भी। कुबेर सिंह का चेहरा फक्क था। धनराज कुछ पलों तो व्याकुल भाव से कुबेर सिंह को देखता रहा, फिर बोला, क्या आपको विश्वास है कि गजाला आपको जिंदा छोड़ देगी? वो क्या बाद में आपको खत्म नहीं करेगी? हम बुरी तरह फंस चुके हैं, बाहर उसके आदमी हैं, ऐसे में यहाँ से निकल जाने की सोच भी नहीं सकते। कुबेर सिंह रह रहकर सूख रहे होठों पर जीभ फेर रहा था। अब तो उसकी दया पर ही हम मुझे गजाला के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा दिमाग खराब हो गया तो जो मैंने ऐसा किया। अब तो जान बच जाए वही बड़ी बात है। 5 करोड़ दे रही है वो आपको। 5 करोड़ के साथ वो भागने के लिए 5 मिनट दे दे तो इतनी दूर भाग जाऊंगा कि फिर उसके हाथ नहीं। आप ज़रूरत से ज़्यादा घबरा रहे हैं। तुम गजाला को उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानता हूँ। वो मौत का दूसरा रूप है। मैंने गलती कर दी उससे धोखेबाजी करके। कल सुबह वो मिलेगी। धनराज ने गंभीर स्वर में पूछा। 11 बजे स्टार वर्ल्ड के बाहर। कुबेर सिंह ने थके स्वर में कहा। उसे फॉर्मूला देना है। अगला दृश्य। फोन बंद करके गजाला ने सामने खड़े वैभव जखीरा को देखा। जखीरा की निगाह गजाला पर ही थी। कल सुबह 11 बजे तुम कुबेर सिंह से स्टार वर्ल्ड के बाहर मिलोगे, वो तुम्हें फार्मूला देगा। जखीरा के चेहरे पर हद से ज़्यादा कठोरता ठहरी थी। मैं उसे उसकी गद्दारी की सज़ा देना चाहता हूँ। जखीरा दांत भींच कर कह उठा। पहले उससे फार्मूला लो, तसल्ली करो कि फार्मूला देने में उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की। समझ गया मैडम, जखीरा सख्त स्वर में बोला। फार्मूले के कागजात चेक कर लूँगा, उसके बाद ही उसे उसे शक ना हो कि तुम्हारा इरादा उसे ख़त्म करने का है। गजाला ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा ये झूठ सुनकर वो घबरा गया था कि मेरे आदमी उसके ठिकाने के आसपास हैं। जब वो तुम्हें देखेगा तो और भी घबरा जाएगा। डरा आदमी बहादुरों का भी बहादुर होता है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं समझ गया मैडम। जकीरा गंभीर नजर आने लगा। उसे शक ना होगा कि उसकी मौत आ चुकी है। गुड। वहाँ अकेले मत जाना। हो सकता है कुबेर सिंह समझदारी से काम ले, और वहाँ अपने आदमियों का जाल बिछा कर रखो। गजाला ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं वो फार्मूला हर हाल में वापस पाना चाहती। मुझे मालूम है मैडम कि वो फार्मूला आपके लिए बहुत कीमती है। मैं सब ठीक कर लूँगा। वैभव जखीरा क्या उठा। अगला दृश्य। सुबह के 7 बज रहे थे। मदान और नारंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। कुछ देर पहले ही वे नींद से उठे से लग रहे थे। मदान ने सिगरेट सुलगा रखी थी। कुछ चुप्पी के बाद वो बोला। कुछ पता चला कि प्राइवेट जासूस जप्पी देवराज चौहान से क्या बात करना चाहता था? नहीं, लेकिन वे कुछ छुपा रहे हैं हमसे। देवराज चौहान बंगले पर जाना चाहता है। वहाँ कुछ है जिसे वे लेना चाहते हैं। पूछने पर बात टाल रहे हैं कि वहाँ से डकैती से वास्ता रखता सामान उठाना है। मैंने कहा कि मैं वो सामान ला देता हूँ या मेरे साथ चलो, तो मेरी बात में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। नारंग ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। अगर वे हमसे कुछ छिपाना ना चाहते तो जब भी हमारे सामने देवराज चौहान से बात कर लेता, हमें वहाँ से जाने को ना कहता। नारंग मदान को देखने लगा। कोई बात नहीं, कोई बात है जो हमारी समझ से बाहर है। मदान बोला। हमने उन्हें छूट नहीं देनी है कि वे अपनी मनमर्जी कर सके। हो सकता है वो हमें कोई नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करे। वैसे देवराज चौहान ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे गड़बड़ करे, लेकिन इन लोगों का पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इन पर नज़र रखो। जी। इस वक्त वे नींद में। हाँ, अगर आप कहें तो इनके कपड़ों में माइक्रोफोन फिट कर दे। गलती मत करना। माता ने एक तेज स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान खुद ही हमारे काम के लिए तैयार हुआ है। अब उसे पता चल गया कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं, तो वह स्टार वर्ल्ड वाला काम नहीं करेगा। उससे झगड़ा भी हो सकता है। नारंग चुप रहा। चंद काबिल लोगों को उन पर नज़र रखने को कह दो। खुद भी उनके साथ रहो, उनकी पल पल की हरकत की खबर मुझे देते रहो। मेरे ख्याल में नींद से उठने के पश्चात वे यहाँ से बाहर जाएंगे। मदान क्या उठा। अकेले ही? क्या हमारा आदमी उनके साथ नहीं होगा? वे पसंद नहीं करेंगे कि हमारा आदमी उनके साथ हो। वे अकेले ही। ये भी तो हो सकता है कि वो दोबारा वापस लौटे ही ना। देवराज चौहान खिसक जाए। इस तरह खिसकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवराज चौहान खुद ही हमारा काम करने के लिए तैयार हुआ है। फिर भी हमारे आदमी उस पर नज़र तो रख ही रहे होंगे। खिसकने की कोशिश की तो खिसक नहीं पाएगा। वो आधी रात के बाद मुझे कह रहे थे कि 24 घंटों में हमें वो फार्मूला वाला पैकेट मिल जाएगा, जबकि डकैती की कोई तैयारी नहीं नहीं की कि स्टार वर्ल्ड में कैसे प्रवेश करना है, वहाँ का नक्शा क्या है। इस बारे में लापरवाही से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा नक्शा तैयार है तो कहने लगे सुबह देखेंगे। उन पर नज़र रखो। मदान होंठ से कुड़कर। चेहरे पर सोच नजर आ रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान और मदान एक छोटे से केबिन में आमने सामने बैठे थे। देवराज चौहान नहा धोकर नाश्ता कर चुका था। सुबह के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सलगाकर मदान के चेहरे पर नजर टिका दी। तुम कुछ कहना चाहते हो? पूछना चाहता हूँ कि जप्पी ने कल रात
तुमसे अकेले में क्या बात की? मदान ने पूछा। मेरे ख्याल में तुम्हें ये बात नहीं पूछनी चाहिए, देवराज चांद ने कश लिया। क्यों? बात वो करो जिसका तुम्हारे साथ वास्ता हो। तुम्हें फार्मूला वाले पैकेट की बात करनी चाहिए। वो फार्मूला स्टार वॉल्ट में रखा हुआ है और तुमने अभी तक वॉल्ट में डकैती के लिए कोई तैयारी, सब काम हो रहा है। आज रात तुम्हें गजाला के आविष्कार का फार्मूला मिल जाएगा। मदान की आंखें सिकुड़ी। लेकिन तुमने तो अभी तक हमसे स्टार वॉल्ट के भीतरी रास्तों के नक्शे भी नहीं लिए, ऐसे में डकैती कैसे? हमारा काम हमें ही करने दो। मदान ने देवराज चौहान की आंखों में झाँका, कहा कुछ नहीं। मैं और जगमोहन यहाँ से अभी चले जाएंगे, देवराज चौहान बोला। फार्मूला देने के लिए तुम्हें फ़ोन करेंगे। ठीक है। मदान ने हौले से सिर हिलाया। चेहरे पर सोचों के भाव नजर आ रहे थे। मेरे बंगले की पोजीशन क्या है? वहाँ पर अभी तक पुलिस है या चली गई? मैं वहाँ की सब बातें मालूम करना चाहता हूँ। अभी मालूम करवाता हूँ, कहते हुए मदान उठ खड़ा हुआ। क्या मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या करना चाहते हो? मैं ज़रूरत नहीं समझता। तभी नारंग ने भीतर प्रवेश किया। जब भी अपने घायल साथी को यहाँ से भेज रहा है, दूसरे साथी कृष्ण के साथ। जाने दो। मदान क्यों टेले? देवराज चौहान के बंगले की पोजीशन पता करके बताओ। नारंग बाहर निकल गया। गजाला, देवराज चौहान बोला, भी फार्मूला तलाश कर रही होगी। उसकी अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है कि वो फील्ड में है कि नहीं। अगला दृश्य। 10 मिनट बाद नारंग वहाँ पहुँचा। बंगले पर पुलिस नहीं है। पुलिस को घर का मालिक नहीं मिला, इसलिए मुख्य द्वार पर सील लगा दी गई है और 2 कांस्टेबल वहाँ पर बैठा दिए गए हैं। मदान ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान को वहाँ से कुछ लाना है तो इसके बंगले में जाने का इंतज़ाम हम कर देते हैं, नारंग बोला। तुम किसी बहाने मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? मैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, नारंग संभले सर में क्या उठा। जप्पी किधर है? बुलाओ। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया तो नारंग बाहर निकल गया। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो फार्मूला रात तक हमें सौंप दोगे? आशा तो है। स्टार वर्ल्ड से लाओगे फार्मूले को निकाल कर? मैं कहीं से भी लाऊं तुम्हें मिल जाएगा। मदान के होंठ सिकुड़े, फिर मुस्कुरा सा पड़ा। वो समझ गया कि देवराज चौहान स्पष्ट बात नहीं कर रहा। अवश्य कोई बात है जिसे ये बताना नहीं चाहता। नारंग के साथ जप्पी ने भीतर प्रवेश किया। जप्पी ने ठिठकते हुए देवराज चौहान और मदान पर नजर मारी। तुमने बुलाया? उसने देवराज चौहान को देखा। हाँ, मैं जगमोहन के साथ यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ। तुम यहीं रहोगे क्या? देवराज चौहान ने पूछा। मैं तो यहाँ से जाने की तैयारी में हूँ। सूरज घायल था, उसे रामदास के साथ यहाँ से उसके घर रवाना कर दिया है। कृष्ण मेरे साथ ही है। मैं तो आपसे पूछने आने वाला था कि स्टार वर्ल्ड का क्या करना। देवराज चौहान समझ गया कि जप्पी क्या कहना पूछना चाहता है। आज ही सारा काम करना है, देवराज चौहान ने कहा। बंगले के मुख्य द्वार पर पुलिस ने सील लगाई है। 2 कांस्टेबल वहाँ पर है। मैं बंगले में जाकर सामान आसानी से ला सकता हूँ। बाकी के काम उसके बाद निपट सकते हैं। जप्पी ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। दिन के 11 बजने जा रहे थे। चले, उसने देवराज चौहान को देखा। उसी पल जगमोहन ने दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश किया। नकदी की बात हो गई? जगमोहन क्या उठा। सबने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जगमोहन ने मतान को देखा। फार्मूला देते हुए नकदी की बात हो जाएगी, नोट तैयार रखना। देवराज चांद खड़ा हुआ। मदान भी उठा और बोला, मैं इतना अवश्य कहूँगा देवराज चांद कि मुझे लगता है कि तुम कोई बात मुझसे छिपा रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारा बुरा नहीं कर रहा। नारंग का कहना है कि तुम लोग यहाँ से निकले तो हो सकता है दोबारा पलट कर आई ही ना हो। ऐसी कोई बात होती तो मैं जगमोहन के साथ तुम्हारे पास आता ही नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने मेरी बात मानकर जप्पी और इसके साथियों को कुछ नहीं कहा। ऐसे में निश्चिंत रहो, तुम्हें गजाला के आविष्कार का फॉर्मूला अवश्य मिल जाएगा। मदान कुछ न बोला। देवराज चौहान, जगमोहन और जप्पी बाहर निकल गए। मदान और नारंग की नज़रें मिली। मैंने इन पर नज़र रखने का पूरा पक्का इंतजाम कर दिया है, नारंग धीमे स्वर में क्या उठा। अगला दृश्य। कुबेर सिंह रह रहकर चेहरे पर आने वाला पसीना पहुंच रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। वो अपने शरीर में भय से भरा अनजाना कंपन महसूस कर रहा था। 11 बज चुके थे। कार को धनराज ड्राइव कर रहा था। देखते ही देखते उसने कार को स्टार वर्ल्ड के सामने रोका। गजाला का कोई आदमी नजर आ रहा है? सूखे ऑटो पर जीप फेरते हुए कुबेर सिंह ने पूछा। पता नहीं, धनराज इधर उधर नजर दौड़ाता बोला। मैं उतर रहा हूँ, तुम कार को पास ही पार्क करना, कुबेर सिंह ने कहा। दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकला। ये चलती सड़क थी। सड़क पर से ढेरों वाहन और उनका तेज शोर उठ रहा था। धनराज कार को कुछ आगे ले गया और खाली जगह मिलते ही कार एक तरफ रोक दी। कुबेर सिंह ने पुनः चेहरे पर उभरे पसीने को पोंछा और इधर उधर देखने लगा। फिर कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। 11 बज चुके थे। गजाला ने 11 बजे ही यहाँ मिलने को कहा था। आ गए कुबेर? उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंक कर पलटा। अगले ही पल उसके शरीर में सिरन सी दौड़ती चली गई। दिल जोरों से धड़का। सामने वह जकीरा खड़ा था। भय का समंदर उसके मस्तिष्क में उछला। तुम? कुबेर सिंह के होठों से निकला। मैंने आना नहीं था क्या? कुबेर सिंह के होठ हिलकर रह गए। तुमने बहुत गलत किया कुबेर। फार्मूला चोरी करने के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था, जकीरा ने शांत स्वर में कहा। मुझे पैसों की ज़रूरत थी।
कुबेर सिंह ने अपनी आवाज़ को संभालने की चेष्टा की। पैसे तुम यूं ही ले सकते थे। कौन देता? कोई नहीं देता। वैभव जखीरा मुस्कुरा पड़ा। सच बात तो यह है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई थी। खैर, जो हो गया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जकीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो तुम्हें एक पैसा देने के भी हक में नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि सज़ा के नाम तुम्हें मौत दे दी जाए। परंतु गजाला का कहना है कि तुम सिर्फ 5 करोड़ का फार्मूला वापस करने पर राज़ी हो गए हो। ऐसे में तुम्हें छोड़ दिया जाए। मेरे ख्याल में गजाला को इस बात की खुशी है कि तुमने फार्मूले का सौदा किसी और से ना करके उससे ही किया है। कुबेर सिंह घबराया से उसे देखता रहा। कहाँ रखा है फार्मूला? जकीरा ने कहते हुए स्टार वर्ल्ड की इमारत पर नज़र मारी। वर्ल्ड के भीतर? चलो, देर किस बात की? 5 करोड़ साथ लाए हो, उधर कार में पड़े हैं। फार्मूला दो और अपने पैसे लो। मुझे वापस जाकर और भी बहुत काम करने। दोनों वॉल्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचे और भीतर प्रवेश कर गए। अगला दृश्य। वॉल्ट मैनेजर वाली 15 मिनट पहले ही वॉल्ट में पहुंचा था। आज के कामों की फाइल देख रहा था कि तभी कुबेर सिंह और जकीरा भीतर आ गए। उन्हें देखते ही बाली चौंका। मुझे अपना सामान लेना है, कुबेर सिंह ने खुद को सामान्य बनाते हुए कहा। सामान? बाली के होठों से निकला। वो पैकेट और हीरो की थैली। कुबेर सिंह ने जेब से वॉल्ट के साथ हुए एग्रीमेंट के कागज़ निकाले और सामने रख दिए। बाली ने उन कागज़ों की तरफ हाथ न बढ़ाया। उसके चेहरे पर परेशानी खिंचाई थी। आपने तो कहा था कि 15 दिन बाद या महीने तक सामान लेने आएंगे, इतनी जल्दी तो? इसमें आपको क्या परेशानी है? कुबेर सिंह के माथे पर बल पड़े। वैभव जकीरा खड़ा बारी बारी दोनों के चेहरों को देख रहा था। आपका सामान चोरी हो गया है, बाली ने जल्दी से कहा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमने शहर के बहुत बड़े प्राइवेट जासूस को यह मामला सौंप दिया है। वो तुम्हारा सामान तलाश कर। क्या बकवास कर रहे हो? कुबेर सिंह सब कुछ भूल कर गुर्रा उठा। मेरे 8 करोड़ के हीरे और वह पैकेट कोई चोरी कर ले गया? उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेवारी थी, मेरी नहीं। माली के चेहरे पर जहान भर की परेशानी इकट्ठी हो गई थी। मेरा सामान दो और उस दिन आपको इंतज़ार करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता। साले कमीने! कुबेर सिंह पागलों की तरह आगे बढ़ा और बाली का गला थाम लिया। रुको! वैभव जकीरन ने दोनों का लग किया। उसके चेहरे पर कठोरता के भाव नजर आ रहे थे। कुछ दिन रुको। जासूस जप्पी तुम्हारा सामान। कब हुआ चोरी? जकीरा ने शब्दों को चबाकर पूछा। उसी रात जब कुबेर सिंह जी सामान रखकर। मुझे पूरी बात बताओ। बाली ने दोनों चोरों और जप्पी की तफ्तीश के बारे में वो सब बताया जो जानकारी उसके पास थी। जकीरा गंभीरता से सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर भूचाल के से चिन्ह थे। उसके बाद उस जप्पी ने क्या रिपोर्ट दी? यही कि वो उन चोरों तक पहुंच गया है जो वॉल से हीरो की थैली और पैकेट ले गए थे। परंतु पैकेट उनके पास नहीं है। वो पैकेट को तलाश कर रहा है। हीरो उनके पास सुरक्षित रखे। उसके बाद? जकीरा की कठोरता भरी निगाह बाली पर थी। उसके बाद उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। हमने उससे बात करनी चाहिए परंतु संबंध नहीं बन पाया। मेरा विश्वास करो, वे हीरो और पैकेट बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। जब भी बहुत काबिल प्राइवेट जासूस। वैभव जकीरा की क्रूरता भरी निगाह कुबेर सिंह पर जा टिकी। कुबेर सिंह का चेहरा फक पड़ गया। देख लिया तुमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया। जकीरा से आसर में कह उठा। मैं मेरी कोई गलती नहीं। कुबेर सिंह कांप कर कह उठा। सब गलती तेरी है। तू वहां से फार्मूला ना उठाता तो कुछ भी ना होता और मुझे माफ़ कर। वैभव जकीरा ने अपने कपड़ों से साइलेंसर लगी छोटी सी रिवॉल्वर निकाली। कुबेर सिंह की आंखें भय से फैल गई। बाली का चेहरा आतंक से भर उठा। तू जिंदा रहने के लायक नहीं। मुझे मत मारो, वो सामान मिल जाएगा। कुबेर सिंह के सूखे गले से खरखराता स्वर निकला। मैं तलाश कर लूंगा सामान को। वो मैं उन चोरों को, उस पैकेट को तलाश। तभी वैभव जकीरा की उंगली हिली। मध्यम सी आवाज़ हुई। गोली ठीक उसके दिल वाले हिस्से में प्रवेश कर गई। कुबेर सिंह की आंखें फैली। मुंह अविश्वास भरे अंदाज में खुल गया, जैसे अपनी मौत का उसे विश्वास ना आ रहा हो। बाली को अपनी सांस रुकती सी लगी। अपनी आंखों के सामने उसने किसी को मरते ना देखा था। देखते देखते कुबेर सिंह कुर्सी से टकराया और तेज आवाज के साथ नीचे जा गिरा। शांत पड़ गया तो कुबेर सिंह। वैभव जकीरन ने दांत भींचे बाली को देखा। मुझे मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं। बाली दोनों हाथ सामने करके कपकपाते स्वर में क्या उठा। वैभव जकीरा कई पलों तक बाली को घूरता रहा। फिर रिवॉल्वर कपड़ों में डालते हुए पलट कर बाहर निकल गया। बाली को काटो तो खून नहीं। फटी आंखों से वो नीचे पड़ी कुबेर सिंह की लाश को देखता रहा। कई पल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद उसकी सांस किसी तेज मशीन की तरह चलने लगी। वो कटे पेड़ की तरह कुर्सी पर जा बैठा। जाने कितना वक्त ऐसे ही बीत गया। बाली को थोड़ा थोड़ा होश आया। उसने अपने फक चेहरे पर हाथ फेरा और कांपते हाथ की उंगली से इंटरकॉम का बटन दबाते हुए रिसीवर उठाया। बोला, भीतर आओ। फौरन ही 40 वर्ष का सेहतमंद व्यक्ति भीतर आया और कुबेर सिंह की लाश पड़ी देखकर चौंका। ये लाश? चुप रहो, बाली ने फीकी सी आवाज़ में कहा। इसका साथी इसे मार गया है। हम खामा के किसी कानूनी चक्कर में नहीं फंसना चाहते। इस लाश को ले आकर कहीं दूर फेंक दो। क्या? वो व्यक्ति चौंका। ये तो गैर कानूनी काम। नौकरी करना चाहते हो या नहीं? बाली गुस्से से बोला। हाँ हाँ। तो इस लाश को पैक करो और दूर कहीं ले जाकर फेंक आओ।
किसी को पता न चले कि लाश हमारे द्वारा फेंकी गई है। अगला दृश्य, स्टार वर्ल्ड से बाहर निकलकर वैभव जकीर अपनी कार तक पहुंचा और भीतर बैठते हुए जेब से फ़ोन निकाला और गजाला से बात की। आसपास उसके आदमी बिखरे हुए थे। मैडम, संबंध मिलते ही बोला, मैं जकीरा। काम हुआ? गड़बड़ हो चुकी है। क्या? स्टार वॉर से कुबेर सिंह का रखा फार्मूला का पैकेट और साथ में हीरे भी रखे थे, वो चोरी हो चुके। तभी चोरी हो गया था जब उसने सामान। इसका मतलब चोरी करने वाले को मालूम था कि कुबेर सिंह फार्मूला रख रहा। ये बात नहीं मैडम। तो दो चोरों ने काम किया है। वाल्ट वालों ने प्राइवेट जासूस जप्पी को कुबेर सिंह का सामान तलाश करने को कहा था। वो जासूस उन चोरों तक पहुंच गया। हीरे तो उन चोरों के पास है, परंतु फार्मूले वाला पैकेट उनके पास नहीं। वो कहाँ है? उसके बारे में स्पष्ट पता नहीं चल पाया। ये बात तो जासूस जप्पी बता सकता है, उसे मालूम होगा। अगर उस जासूस को मालूम हो गया होगा कि उस पैकेट में महत्वपूर्ण कागजात हैं, फार्मूला है खतरनाक आविष्कार का, तो वो अवश्य सोचेगा कि उसका सौदा करके कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा ले ले। गजाला की सख्त आवाज़ वैभव जखीरा के कानों में पड़ी। वैभव जखीरा के चेहरे पर सोच के भाव दिखे। फिर क्या उठा? अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं कि फार्मूला उस जासूस के हाथ लगा कि नहीं। वो दोनों चोर क्या कहते हैं कि वो पैकेट किसे दिया था? अभी स्पष्ट बात मालूम नहीं हो पाई। मैं अभी जासूस से मिलकर बात करता हूँ। कुछ चुप्पी के बाद गजाला की आवाज़ आई। कुबेर सिंह कहाँ है? उसकी ज़रूरत खत्म हो गई थी, जकीरा ने बेहद शांत स्वर में कहा। मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रही हूँ। गजाला का कठोर स्वर जकीरा के कानों में पड़ रहा था। मेरे ख्याल में हालात बिगड़ चुके हैं। अगर हालातों को संभाला न गया तो वो फार्मूला हमारे हाथों से निकल सकता है। ओके मैडम, मैं कहाँ पर आपका इंतज़ार करूँ? तुम जहाँ भी होगे मैं वहीं पहुँच जाऊँगी। ओके मैडम, मैं उस प्राइवेट जासूस जप्पी की तलाश में जा रहा हूँ, जकीरा बोला। गजाला की तरफ से लाइन काट दी गई थी। वैभव जकीरा के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। गजाला के इस तरह मैदान में आने का मतलब था कि हालात बेहद खतरनाक रंग अपने में समेट सकते थे। कुछ भी हो सकता था। अगला दृश्य, देवराज चौहान, जगमोहन, बीएम जप्पी और कृष्ण कार पर देवराज चौहान वाले बंगले पर पहुंचे। बाहरी गेट खुला हुआ था। वो कार भीतर ले जाते चले गए। सदर द्वार के सामने ही 2 कांस्टेबल कुर्सियां रखे बैठे थे। तीली वाली कुल्फ़ी खा रहे थे। कुल्फ़ी जाने कहाँ से लाए थे या कोई देकर अभी अभी वहाँ से गया था। एक की मूँछों पर लगी कुल्फ़ी चमक रही थी। दोनों कार को वहाँ आते देखकर हड़बड़ाकर खड़े हो गए कि जाने कौन आया। कार उनके पास आकर रुकी। जगमोहन जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और उनकी तरफ बढ़ता गया उधर। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्यूटी कर रहे। तब तक बाकी तीनों भी बाहर आ गए थे। यह हमारा बंगला है। आपका? दोनों कांस्टेबल चौंके। तो यहाँ रात में गोलियाँ आप लोगों ने चलाई थी? तब तक देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंचकर वाले की सील को देखने लगा था। जब भी खिड़की की तरफ बढ़ गया था। तुम में से किसी के पास रिवॉल्वर है? डंडे हैं। डंडे में से गोली नहीं निकलती। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें झट से दिखाई। इसमें से निकलती है। कांस्टेबलों के चेहरे पर घबराहट उभरी। चुपचाप खड़े रहो, जगमोहन बहुत ही खतरनाक स्वर में बोला। उछल कूद मत करना। दोनों कांस्टेबलों ने फौरन सिर हिला दिया। तभी कुछ दूर मौजूद जप्पी की आवाज़ आई। ये खिड़की खुली है। तब तक देवराज चौहान ने चाकू निकालकर वहाँ लगी सील को उधेड़ कर हटा दिया था। उन सब ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन कांस्टेबलों को भी भीतर लाया और कृष्ण से बोला, ये 2 कदम भी इधर उधर जाए तो गोली मार देना। कृष्ण ने तुरंत रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। इसे जेब में रख लो। एक कांस्टेबल क्या उठा। हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरा बोला। जगमोहन, देवराज चौहान जब भी तेजी से किचन की तरफ बढ़ गए थे। वे किचन में पहुंचे। हुक पर लटके थैले पर उनकी निगाह जा टिकी। ये रहा। जगमोहन थैले पर झपटा। भीतर हाथ डालते ही टटक गया। चेहरों पर अजीब से भाव उभरे। क्या हुआ? देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर थी। इसके भीतर तो कुछ भी नहीं है, जगमोहन ने हड़बड़ा कर कहा। ध्यान से देखो, जप्पी बोला। क्या देखूं? जगमोहन ने उखड़े अंदाज में थैला हुक से उतारा और जप्पी की तरफ फेंक दिया। तू देख ले। जप्पी ने खाली थैला दोनों हाथों से दबाया। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े थैले को ही देखे जा रहा था। यही थैला वो यही था यही थैला था वो। जप्पी परेशान सा कह उठा। हाँ, यही था। तो पैकेट कहाँ गया? जप्पी के होठों से तेज स्वर निकला। वही तो सोच रहा हूँ कि पैकेट कहाँ गया। जगमोहन शब्दों को चबा कर कह उठा। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने थैला ऊपर लटकाया था तो भीतर कुछ होने का एहसास हुआ था। सोचा था देखता हूँ भीतर क्या है, लेकिन बाद में भूल गया। तुम्हारा मतलब कि थैले में पक्का कुछ था जब तुमने यहाँ लटकाया था। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिला दिया। जब भी जगमोहन के चेहरे को देखता रहा, परेशानी में उसे समझ ना आ रहा था कि क्या कहे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तीखी चुप्पी छा गई थी वहाँ। पुलिस वाले इस बंगले में आए थे, वो भी पैकेट ले जा सकते हैं। जगमोहन क्या उठा। नहीं। देवराज चौहान इनकार में सिर हिलाते हुए क्या उठा। पुलिस वाले फायरिंग की आवाज़ों पर आए थे। ऐसे में वो किचन में लटक रहे थैले के बीच हाथ नहीं मारेंगे। मोटे तौर पर बंगले के भीतर के हालातों पर नज़र अवश्य मार सकते हैं, ये जानने के लिए कि बंगले का मालिक कौन है, परंतु किचन में लटकते थैले में हाथ नहीं मारेंगे। उस रात जिनके आदमी बंगले के भीतर नहीं, जिनके आदमी भी किचन में लटकते थैले में हाथ नहीं मारेंगे।
देवराज चांद सोच भरे सर में क्या उठा। यहाँ पर वही हाथ मार सकता है जिसे कि पता हो कि थैले में क्या है। तीनों की निगाह आपस में मिली। तुम दोनों के अलावा किसे पता था कि थैले में फार्मूले से वास्ता रखते कागजात? दोनों, जगमोहन ने टोका। मुझे कहाँ पता था कि थैले में कुछ है? जप्पी ने जगमोहन को देखा। खामोशी उभरी उनके बीच। सिर्फ मुझे पता था कि थैले में कुछ है, लेकिन ये देखना भी भूल मैं गया था। देवराज चौहान बोला। तो वो फार्मूले वाला पैकेट कहाँ गया? जवाब किसी के भी पास नहीं था। मेरे ख्याल में हमारे बंगले पर हमारी गैर मौजूदगी में कोई आया और वो कागजातों का पैकेट ले गया। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर टिकी और उसे मालूम था कि उस पैकेट में कौन से कागजात हैं। अवश्य पता होगा, देवराज चौहान ने कश लिया। किसी को कैसे पता हो सकता है कि थैले में कोई पैकेट पड़ा है और उसमें कैसे कागजात हैं? जगमोहन बोला। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, देवराज चौहान बोला। पुलिस वाले आ सकते हैं। ठीक कहते हो, बीएम चप्पी ने सोच भरे स्वर में कहा। आओ यहाँ से चलते हैं। तभी जगमोहन की निगाह गैस पर रखे चाय के बर्तन पर पड़ी। उसके भीतर पानी पड़ा देखा। सच में किचन में कोई आया था और यहाँ कुछ देर रुका था। जगमोहन के होठों से निकला। क्या मतलब? ये चाय का बर्तन। किसी ने पानी डालकर चाय बनाने के लिए बर्तन ऊपर रखा, परंतु फिर चाय बनाने का इरादा छोड़ दिया। सच में कोई किचन में देर तक ठहरा था। उसी ने पैकेट। चाय के बर्तन में पानी तुम भी रख सकते हो, जप्पी ने टोका। मैंने नहीं रखा। पुलिस ही आई थी, किसी को चाय की ज़रूरत महसूस हुई वो, और मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस वाले यहाँ फायरिंग होने पर आए थे। वो यहाँ की किसी चीज़ से इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस तरह वो कहीं पर आकर चाय बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे। देवराज चांद ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। जगमोहन का कहना ठीक है कि कोई किचन में कुछ देर के लिए रुका था और वही पैकेट ले गया। जप्पी और जगमोहन की निगाह देवराज चांद पर टिकी रही। आओ चलें। वे वहाँ से निकलकर वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे। दोनों कांस्टेबल नीचे लुढ़के पड़े थे। सोफे पर कृष्ण बैठा था। क्या किया तुमने? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। बेहोश किया है, कृष्ण बोला। सोचा जाते हुए करना है, अभी कर दूं। जगमोहन ने आगे बढ़कर दोनों को चेक किया। वो वास्तव में बेहोश थे। पैकेट मिला? कृष्ण ने जप्पी के चेहरे पर नजरें टिका दी। जप्पी ने इनकार में जवाब में इनकार में सिर हिलाया। चलो। वे बाहर निकले और कार में बैठकर वहां से चल पड़े। कृष्ण कार चला रहा था। पैकेट मिलना बहुत ज़रूरी था, जप्पी गंभीर स्वर में बोला। जिन फार्मूला पाए बिना मैं चैन से नहीं रहने देगा। क्या पता यहाँ से पैकेट कौन ले गया? जगमोहन अफसोस भरे स्वर में क्या उठा। जिनसे बचने का एक रास्ता है, जप्पी बोला। क्या? जैसा कि वो चाहता है हम स्टार वाल्ट में उस पैकेट के लिए डकैती डाल देते हैं। बाद में तो उसके सामने स्पष्ट हो ही जाएगा कि वाल्ट में वो पैकेट चोरी हो चुका है। वाल्ट वाले उसे बता देंगे। इस तरह जिन से हमारा, खास तौर से मेरा पीछा छूट जाएगा, जप्पी ने गंभीर स्वर में कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, जगमोहन फौरन क्या उठा। जिनको इस तरह ज़्यादा देर धोखा नहीं दिया जा सकता, देवराज चांद बोला। जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो वो फिर से तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। तब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये भी ठीक है, जगमोहन ने सिर हिलाया। जब भी गहरी सांस लेकर कार से बाहर देखने लगा। कुछ पलों तक कार में चुप्पी रही। तुम्हें कहाँ उतरना है? देवराज चांद ने जप्पी से कहा। जहाँ भी उतार दो, मैं कोशिश करूंगा कि उस फार्मूले को तलाश कर सकूं, जप्पी बोला। ये कार जिन की है, जगमोहन बोला। हमने इस कार का क्या करना, हम ही उतर जाते हैं। जगमोहन के कहने पर कृष्ण ने एक तरफ कार रोकी। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकले। क्या तुम भी पैकेट को तलाश करोगे? जप्पी ने पूछा। देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिलाया। जिन पूछेगा उसे क्या जवाब दूँ, जप्पी बोला। जो सच है वो कह देना। जप्पी ने गहरी सांस ली। कृष्ण ने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन सोनलाल के फ्लैट पर पहुंचे। दोनों चुपचाप से थे। देवराज चौहान गहरी सोचों में डूबा लग रहा था। आविष्कार के फॉर्मूले वाले कागज न मिलने से वो भारी उलझन में था। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जगमोहन बोला। क्या? कुबेर सिंह गजाला के यहाँ से आविष्कार का फार्मूला लेकर आया था, तो गजाला फार्मूले की तलाश क्यों नहीं कर रही? तुम कैसे कहते हो कि वो फार्मूले को तलाश नहीं कर रही? देवराज चांद से बोला। वो फार्मूले को ढूंढ रही होती तो अब तक हमें कहीं से खबर मिल गई होती कि गजाला आराम से बैठने वाली नहीं है, जगमोहन। वो पक्का फार्मूला तलाश कर रही होगी। वो फार्मूला अवश्य महत्वपूर्ण है। जिन भी उस फार्मूले को पा लेना चाहता है कि वो गजाला को ना मिल सके। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी गजाला उस फार्मूले को पाना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसका आविष्कार दूसरे के हाथ लगे। जगमोहन होंठ सिकुड़कर देवराज चौहान को देखने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला। समझ में नहीं आता कि कौन बगले में आकर थैले में रखा वो फार्मूला वाला पैकेट ले गया। तभी देवराज चौहान के मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। जिन। कहो। देवराज चौहान शांत स्वर में क्या उठा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमी हम पर नज़र रख रहे हैं। इतनी जल्दी कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। तुम मेरे लिए फार्मूला ला रहे हो? मदान का गंभीर सर कानों में पड़ा। कोशिश हो रही है, देवराज चांद ने सोच भरे सर में कहा। लेकिन अभी आसान नहीं लगता। क्या मतलब? फार्मूले वाला पैकेट मेरे पास ही था।
लेकिन उसे कोई ले गया है। तुम्हारे पास था? मदान का उलझन भरा सर कानों में पड़ा। क्या कह रहे हो? मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे पास मौजूद पैकेट में गजाला के आविष्कार का फॉर्मूला है। जप्पी से बात करके कुछ कड़ियाँ मिली तो इस बात का आभास हुआ। उसे लेने बंगले पर आए तो उसे यहाँ से कोई और ले गया। कौन? ये मालूम नहीं हो सका। कल रात के बाद कोई बंगले पर आया और ले गया। कल रात? रात तो फायरिंग के बाद बंगले पर पुलिस आ गई थी। फायरिंग के बाद और पुलिस के आने से पहले कोई अवश्य बंगले में आया था, देवराज चौहान ने पक्के स्वर में कहा। 2 पल की खामोशी के बाद मदान की आवाज़ आई। तुम्हारी ये बात कि फार्मूले वाला पैकेट तुम्हारे पास था, मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। गले से नीचे उतार लो, तकलीफ अवश्य होगी, परंतु तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फार्मूला कुबेर सिंह ने स्टार वॉल्ट में रखा था। अवश्य रखा था, लेकिन वो हाथों हाथ बाल से बाहर भी आ गया था। किसने निकाला वहाँ से? रतन चंद और बंसीलाल नाम के 2 आदमियों ने। वो शराब पीकर बहक गए और यूं ही मजाक मजाक में स्टार वॉल्ट में प्रवेश कर गए। किस्मत ने तब उनका साथ दिया, वे भीतर गए और बाहर भी आ गए, परंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं, देखा नहीं। उनका इरादा वहाँ से कुछ भी उठा लाने का नहीं था, परंतु बाहर आते आते फार्मूला का पैकेट हाथ लगा तो उसे यूं ही उठा लाए, और उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि वो क्या उठा लाए थे। ये बात तो तुम्हें कैसे पता चली? जप्पी से बात करके। मुझे पूरी बात बताओ देवराज चौहान। देवराज चौहान ने ज़रूरत के मुताबिक मदान को सारी बात बताई। सामने बैठा जगमन सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने अपनी बात समाप्त की तो मदान की आवाज़ कानों में पड़ी। रतन चंद और बंसीलाल का पता बताओ। उनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है मदान, तुम उन्हें ढूंढने की भी कोशिश ना करना। वो तुम्हारे काम के नहीं है, शरीफ लोग हैं, और यूं ही इस मामले में आप फंसे हैं। उनसे बात करके तुम्हें कोई फ़ायदा? उनसे ये तो जान सकता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं, इस बारे में उनसे पूछने की ज़रूरत भी क्या? तुम चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ? ठीक समझे। देवराज चौहान का सर शांत था। और फार्मूला? हम तलाश कर रहे हैं, चाहो तो तुम कर सकते हो, मैं पीछे हट जाता हूँ। वो तुम ही तलाश करो। फार्मूले के मामले में तुम नहीं आओ तो बेहतर होगा। हमारे काम में परेशानी खड़ी हो सकती है। देवराज चौहान बोला। तुमने गजाला के बारे में कोई खबर सुनी? क्या कि वो यहाँ है? गजाला कहाँ है? मुझे क्या मालूम। क्या तुम्हें अजीब बात नहीं लगती कि गजाला का फार्मूला कोई ले उड़ा और गजाला के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा कि फार्मूले को तलाश करती वो कहीं देखी गई है? देवराज चौहान ने कहा। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। मदान का गंभीर सर कानों में पड़ा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। जप्पी और उसके साथियों को इसलिए मैंने छोड़ा था कि वो फार्मूला तुम हमें दोगे। मदान की आवाज़ आई। मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, तुम जप्पी को अपने दिमाग से निकाल दो। कितनी देर तक चुप बैठूं? कह नहीं सकता। तुम जप्पी को कुछ कहोगे तो फार्मूला मिलने पर वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं उसे कुछ भी कहूँगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम फार्मूला तलाश करके हमें दे दोगे? कोशिश कर रहा हूँ। वो कौन हो सकता है जो तुम्हारे बंगले से फार्मूला ले गया? पता नहीं, अच्छी खबर हुई तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। हो सकता है देवराज चौहान हमसे कोई खेल खेल रहा हो। मदान ने नारंग को गंभीर निगाहों से देखा। पासी कपूर कुर्सी पर बैठा सोचों में डूब रहा था। नारंग की निगाह मदान पर टिकी थी। मदान। तभी कपूर ने सिर हिलाया और अपने शब्दों पर जोर देता हुआ बोला। हम देवराज चौहान पर या प्राइवेट जासूस जप्पी पर ज़रा भी विश्वास नहीं कर सकते। क्या यह हैरानी वाली बात नहीं कि कई दिन से वो पैकेट स्टार वर्ल्ड में ना होकर देवराज चौहान के पास था, और देवराज चौहान ने उसे खोलकर देखा तक नहीं। बात तो उलझन वाली ही है। यह भी बहुत अजीब सी बात है कि जब उस पैकेट की ज़रूरत पड़ी तो एक रात पहले कोई उस पैकेट को ले गया। मुझे तो कोई और ही गड़बड़ लगती है। नारंग क्या उठा। मदान और कपूर ने उसे देखा। हो सकता है वो पैकेट जप्पी या देवराज चौहान के पास ही हो। वे जानते हैं कि गजाला के उस आविष्कार की बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती है। वे आधी आधी भी बांट ले तो भी ज़्यादा है। ऐसे में उनकी नीयत बदल गई हो। ये हो सकता है। मदान ने सिर हिलाया। हो नहीं सकता, बल्कि हमें यही सोचकर चलना है कि ऐसा ही हुआ है। कपूर तेज स्वर में बोला। दोनों ही एक से बढ़कर एक शातिन हैं। देवराज चौहान तो वैसे ही दौलत पाने के लिए डकैतियाँ करता फिरता है। ऐसे में वो फार्मूले को किसी को बेचकर बहुत ही मोटी रकम क्यों नहीं पाना चाहेगा? तुमसे वो गजाला के बारे में पूछ रहा था तो हो सकता है वो गजाला को ही फार्मूला बेचना चाहते हो। मदान और नारंग की निगाहें कपूर पर ही रहीं। देवराज चौहान और जप्पी पर हमारे लोग नज़र रख रहे हैं, कपूर ने पूछा। बराबर रख रहे हैं, उनके बारे में हर रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। स्टार वर्ल्ड में पता करो कि कुबेर सिंह ने जो सामान वहाँ रखवाया था, क्या उसे कोई लेने आया? अभी आदमी भेजता हूँ। समझा कर भेजना, कपूर ने सख्त स्वर में कहा। मुझे लगता है ये मामला उलझ गया है। देवराज चौहान को इस मामले में नहीं जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में उसका अपना लालच जाग उठा है। वो फार्मूला खुद पाना चाहेगा या पा लिया हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो प्राइवेट जासूस बीएम जप्पी भी कम नहीं, जो हमारे बारे में जानते हुए हमसे टकराने का हौसला रखता है। वो कुछ तो खतरनाक होगा। उसे भी इस मामले में नहीं आना चाहिए था। पूछा उससे कि वो इस मामले में कैसे आ गया? नहीं, ये पूछना याद नहीं रहा। मदान ने सिर हिलाया। पूछना चाहिए था, कपूर ने सोच भरे स्वर में कहा।
और उठा। स्टार वर्ल्ड में आदमी भेजो, वहाँ से पक्की जानकारी लेकर ही लौटे। उधर उन दोनों पर पक्की नज़र रखो। ये सोचकर नज़र रखो कि फार्मूला उनके पास ही है। वैभव जखीरा कार चला रहा था। गजाला पीछे सीट पर बैठी थी। आधा घंटा पहले ही गजाला जखीरा से आ मिली थी। तब तक जखीरा ने जप्पी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली थी, जबकि गजाला ने उससे मिलते ही कहा कि सबसे पहले वो प्राइवेट जासूस जप्पी के पास चले। उससे बात करना ठीक रहेगा। उससे वे फार्मूले के बारे में वो जानकारी पा सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। कुछ देर पहले ही वे जप्पी के ऑफिस की तरफ रवाना हुए थे। स्टार वर्ल्ड से फार्मूला निकल जाना बहुत गलत हुआ, गजाला बोली। मैं अब तक इसलिए चुप थी कि फार्मूला कुबेर सिंह के पास सुरक्षित है। देर सवेर में उससे फार्मूला ले ही लूँगी। लेकिन लेकिन बहुत गलत हो गया। वो पैकेट किसी से गुम भी हो सकता है। जखीरा गंभीर स्वर में कह उठा। हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। कार तेज़ी से सड़क पर भागी जा रही थी। उनके बारे में पता किया जो वॉल्ट से वो पैकेट ले गए थे। उनके बारे में जासूस से पता चल जाएगा। कुछ ही देर बाद वे दोनों बीएम जप्पी के ऑफिस में थे। वहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट रमेश मौजूद था। बीएम जप्पी से मिलना है, जखीरा बोला। सर तो है नहीं, कब आएंगे? ये भी नहीं मालूम। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, वो ऑफिस आते ही आपको फ़ोन। हम उनका इंतज़ार कर सकते हैं। गजाला ने मीठे सर में पूछा। क्यों नहीं, वहाँ बैठ जाइए। वैभव जखीरा और गजाला जप्पी के आने के इंतज़ार में रिसेप्शन पर मौजूद सोफ़ों पर बैठ गए। मैडम, जखीरा दबे स्वर में बोला। क्या मालूम वो जासूस कब ऑफिस आए। मैं फार्मूले के मामले में बहुत लापरवाही इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अब और नहीं करना चाहती, गजाला ने गंभीर स्वर में कहा। जप्पी नाम के इस जासूस से हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जब भी है उससे मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। ठीक है मैडम। वो जासूस ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता बता सकता है कि वो पैकेट कहाँ से ढूंढें, गजाला ने कहा। वैभव जखीरा से रिलाकर रह गया। करीब 2 घंटे बाद जप्पी कृष्ण के साथ अपने ऑफिस में आया। वहाँ पहुँचते ही सीधा बाथरूम गया। हाथ मुंह धोकर अपने केबिन में पहुँचा। चेहरे पर परेशानी थी। वो फार्मूले के बारे में ही सोच रहा था कि वो कहाँ मिलेगा। तभी सामने बैठा कृष्ण कह उठा। सर, हमें ऑफिस ना आकर फार्मूले को तलाश करना चाहिए कि कहाँ तलाश करें। कृष्ण चुप हो गया। ये फार्मूला देवराज चौहान के पास था और वहाँ से उसे कोई ले गया। जप्पी ने सोच भरे स्वर में कहा। वो देवराज चौहान की पहचान वाला ही कोई होगा जिसे कि हम नहीं जानते। हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तभी इंटरकॉम की बेल बजी तो जप्पी ने रिसीवर उठाया। कहो। सर, रमेश की आवाज़ कानों में पड़ी। एक मैडम और एक साहब बहुत देर से आपका इंतज़ार। जो बाहर बैठे हैं? जी, भेज दो, जप्पी ने कहा और रिसीवर रखकर बोला। मुझे नहीं लगता कि अब फार्मूला मिल सकेगा। जिन फार्मूला लेकर रहेगा सर, वरना वो हमें परेशानी में डाल देगा। जप्पी के होठ बिछ गए। कृष्ण ठीक कह रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। जखीरा और गजाला ने भीतर प्रवेश किया। जप्पी गजाला को नहीं पहचानता था। कृष्ण बाहर निकल गया। गजाला और वैभव जखीरा बैठे। कहिए, जप्पी चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। आई एम प्राइवेट जासूस सॉरी, आप प्राइवेट जासूस जप्पी हैं, बीएम जप्पी? वैभव जखीरा ने पूछा। जी, मैं ही बीएम जप्पी हूँ। जप्पी ने बारी बारी से दोनों को देखा। गजाला की खूबसूरती से वो मनी मन प्रभावित हुआ था, परंतु ये बात उसने अपने चेहरे पर न आने दी थी। तुम स्टार वर्ल्ड से कुबेर सिंह के चोरी का सामान को तलाश कर रहे हो? वैभव जखीरा बेहद शांत स्वर में बोला। जप्पी चौंका। आप कौन हैं? मैं? जखीरा मुस्कुराए। जखीरा कहते हैं मुझे, वैभव जखीरा। जप्पी कई पलों तक जखीरा को देखता रहा। इतना तो फौरन समझ गया कि सामने बैठा इंसान सख्त जान होने के साथ साथ खतरनाक भी है। उसकी आंखों की कठोरता जप्पी ने पहचान ली थी। स्टार वर्ल्ड वाले, इस मामले से आपका क्या वास्ता है? जप्पी ने पूछा। क्या तुम पहले मेरी बात का जवाब दोगे? पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा, जप्पी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। कोई केस मैं किसी को क्यों बताऊं, ये तय करना मुझे आपकी बात सुनकर। स्टार वर्ल्ड से चोरी हुआ सामान हमारा है। आपका? जप्पी पुनः चौंका। वैभव जगीरा ने पुनः सिर हिलाया। जप्पी के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। ना तो वो सामान आपका है और ना ही मैं उस बारे में आपसे कहने बताने की ज़रूरत समझता हूँ। तो वो सामान किसका है? कुबेर सिंह का। कुबेर सिंह ने सामान चोरी किया था, गजाला मैडम से। जप्पी की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे सामने गजाला मैडम ही बैठी हैं। जखीरा ने गजाला की तरफ इशारा किया। जप्पी के शरीर में चींटियां रेंगी, सिरन सी दौड़ी। निगाहें गजाला पर जा टिकी। गजाला के होंठों पर बेहद मनमोहक मुस्कान उभरी। कई पल खतरनाक चुप्पी के बीच ही बीत गए। क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आया? मैं गजाला को नहीं जानता। गजाला का नाम सुन रखा है। ये भी जानता हूँ कि वर्ल्ड से चोरी होने वाला सामान गजाला का ही है। यह मालूम होगा कि उस सामान में क्या है। किसी आविष्कार का फार्मूला है। गजाला और जगीरा की नज़रें मिली। मैं ही गजाला हूँ और वो फार्मूला लेने आई हूँ, कहते हुए गजाला कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मालूम हुआ कि वॉल्ट से चोरी गए सामान को तुम तलाश कर रहे हो और तुम्हें इस काम में कुछ सफलता भी मिली है। किसने बताया? जप्पी के ऑटो से निकला। वॉल्ट मैनेजर बाली ने।
हम अभी उससे ही मिलकर आ रहे हैं। उसने बताया कि तुम चोरों तक पहुंच गए हो, गजाला बोली। जप्पी व्याकुल निगाहों से गजाला को देखे जा रहा था। जवाब दो। गजाला के चेहरे पर कठोरता उभरने लगी थी। जप्पी को एक विश्वास होने लगा कि यही गजाला है, अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम, जो कि विश्व पर राज्य करने का सपना देख रही थी, जिसके सामने जाने कितने देश सिर झुकाते थे। वो न जाने कितने आतंकवादी संगठनों की मालकिन थी। उसकी आंखें, उसके चेहरे के हाव भाव उसके खतरनाक होने का सबूत दे रहे थे। वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। जवाब दो। गजाला टहलने के अंदाज में आगे बढ़ी और पास पहुंचकर जप्पी का गाल थपथपा कर बोली, तुम इन चोरों तक पहुंच गए? हाँ। जप्पी को स्पष्ट महसूस हुआ कि चुप रहने में भलाई नहीं है। चोरों ने क्या क्या चुराया? एक पैकेट जो कि 6 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा था, और हीरो की थैली, उसमें 8 करोड़ के हीरे थे। वो क्या उठा? गजाला ने वैभव जकीरा को देखा। वो हीरे भी हमारे थे। जकीरा फौरन बोला। फार्मूले के पास से कुबेर सिंह ने वो हीरे भी उठा लिए थे। गजाला की निगाह पुनः जप्पी पर जा टिकी। तभी दरवाज़ा खोलकर कृष्ण भीतर आया, परंतु दरवाजे के पास ही ठिठक गया। उसे वहाँ का वातावरण संदिग्ध लगा। बाहर जाओ, जप्पी ने शांत स्वर में बोला। हम बात कर रहे हैं। सब ठीक तो है सर? उसने शक भरे स्वर में पूछा। सब ठीक है, तुम जाओ। कृष्ण गजाला और जकीरा पर निगाह मारकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे, गजाला ने जप्पी को देखा, मुझे वो फार्मूले वाला पैकेट चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ। उसी पल गजाला का हाथ हिला और जोरदार चाटा जप्पी के गाल पर जा लगा। जप्पी का सिर झंझना उठा। कुर्सी लड़खड़ाई, फिर स्थिर हो गई। कहाँ है वो फार्मूला? मुझे नहीं मालूम। जप्पी के होठ भिज गया गुस्से से। गजाला कुछ पल उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोली, उन दोनों चोरों के नाम क्या हैं? रतन चंद और बंसीलाल। तुम्हें उनके पास से हीरे मिले? मैंने नहीं देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास हीरे हैं। तो वो हीरे तुमने ले लिए? नहीं। जप्पी ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कमीना हूँ, लेकिन इतना नहीं कि किसी के पेट में हाथ डालकर रोटी निकाल लूँ। अपने हक की दौलत पर नज़र रखता हूँ। मैं वॉल्ट वालों के लिए केस पर काम कर रहा हूँ। वो हीरे वॉल्ट वालों के थे या फिर उनके जिनके पास ये तब थे? उनसे लेता तो वॉल्ट वालों को वापस दे देता। तुमने ऐसा नहीं किया? नहीं। वॉल्ट वालों ने कहा था कि उनके लिए हीरो से ज़्यादा वो पैकेट महत्वपूर्ण है। उन्हें पैकेट चाहिए था। ऐसे में मेरा ध्यान उस पैकेट की तलाश में था। जप्पी ने शांत से सख्त स्वर में कहा। वो पैकेट उन्होंने किसे दिया? जप्पी ने निगाह उठाकर गजाला को देखा। गजाला की खूबसूरत आंखें जप्पी के चेहरे पर थी। जवाब दो। समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या कहूँ। कुछ भी कहो, लेकिन कहो। मेरे ख्याल में अब वो पैकेट, वो फार्मूला तुम्हें नहीं मिल सकेगा। गजाला के होंठ सिकुड़े। जप्पी को देखती रही वो, फिर उसके खूबसूरत होठ खुली। क्यों? मैं उस फार्मूले की तलाश में ही भागा दौड़ी करता आ रहा हूँ। एक आखिरी जगह थी उसकी मिलने की, परंतु वो पैकेट वहाँ भी नहीं मिला। उसे वहाँ से कोई ले गया। कौन? ये बात कोई भी नहीं जानता। पूरी बात बताओ। अगर वो फार्मूला सामने आ भी जाए तो शायद तब भी तुम उसे ना पा सको। जप्पी की आवाज़ में उखड़ापन था। क्यों? क्योंकि इस मामले में देवराज चौहान है, जिन है वो। देवराज चौहान? गजाला के माथे पर बल पड़े। जानती हो उसे? खूब अच्छी तरह से। गजाला ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई भी। इस मामले में देवराज चौहान भी है? गुड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन ये जिन कौन है? यह नाम पहले नहीं सुना। जप्पी होठ भींच कर रह गया। जखीरा सतर खड़ा जप्पी पर नजर टिकाए हुए था। तुम बार बार चुप कर जाते हो। गजाला बराबर मुस्कुरा रही थी। ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हें हर वो बात बतानी पड़ेगी जो मैं पूछ रही हूँ। नहीं बताओगे तो मौत मिलेगी। वैसे भी एक सवाल को बार बार पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि कुबेर सिंह के वॉल्ट में रखे पैकेट में किसी आविष्कार का फॉर्मूला है? जिन ने। गजाला और जखीरा की नज़रें मिली। तुम जिन को जानते हो? गजाला ने जखीरा से पूछा। नो मैडम, मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है। जखीरा कह उठा। खूब। जबकि बरबस ही मुस्कुराए। जिनका कभी नाम भी नहीं सुना, जबकि उसका आदमी तुम्हारी प्रयोगशाला में मौजूद है। उसने ही जिनको बताया कि कुबेर सिंह बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला ले भागा है, तो जिन का ध्यान इस मामले की तरफ हुआ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं इसे अपनी लापरवाही कहूँगी कि अभी तक ना तो हम जिन के बारे में जानते और ना ही अपने बीच छिपे उसके आदमी को पहचान सके। गजाला ने गंभीर स्वर में कहा। कौन है जिन? जिन एक ऐसी खतरनाक संस्था है जिसे सरकार ने ही जन्म दिया है। जबकि धीमे स्वर में क्या उठा। यूं कह लो कि सरकार के लाइसेंस प्राप्त सरकारी जल्लाद हैं इस संगठन में। इनका काम ऐसे अपराधियों को पकड़ना या ख़त्म करना है जो कानून के हाथ नहीं आते या कानून से बच निकलते हैं, जो देश के लिए खतरा बने रहते हैं, जनता और सरकार के लिए खतरा बने रहते हैं। ये संगठन हर वो काम करता है जिससे देश, जनता, कानून का भला हो। चूँकि ये गुप्त संगठन है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता। किसी को बताया जाए तो सुनकर वो इस संगठन के वजूद की बात मानेगा भी नहीं। गजाला की निगाह जखीरा की तरफ उठी। तुम ऐसे किसी संगठन को नहीं जानते? गजाला बोली। सॉरी मैडम, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने महत्वपूर्ण संगठन की जानकारी हम नहीं पा सके। हमें खबर भी नहीं मिल सकी कि ऐसा कोई संगठन हिंदुस्तान सरकार ने खड़ा किया।
वैभव जखीरा जल्दी से बोला। ऐसी भूलें बहुत कुछ ले डूबती है जखीरा। वैभव जखीरा चुप खड़ा रहा। मुझे स्पष्ट बताओ कि दोनों चोरों ने वो पैकेट किसे दिया। गजाला के सर में कठोरता के भाव आ गए थे। जब भी महसूस कर चुका था कि खुद को बचाना है तो गजाला की हर बात का जवाब देना होगा। उसने ज़रूरत के मुताबिक बातें गजाला को बताई कि उसकी तसल्ली हो सके। सुनने के बाद गजाला वापस कुर्सी पर आ बैठी। चुप्पी सी रही वहाँ। जब भी सतर्क सा लग रहा था कि यहाँ जाने कब क्या हो जाए। तो गजाला बोली, अब नहीं मालूम कि वो फार्मूला कहाँ है। किसी को नहीं मालूम। जप्पी ने इनकार में सिर हिलाया। उन दोनों चोरों का पता बताओ। जप्पी ने रतन चौधरी बंसीलाल का पता बता दिया। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा, गजाला ने पूछा। मैं नहीं जानता। रात तक तो वो बंगले पर था। कुछ पहले तक वो मेरे साथ था, लेकिन बंगले पर रात को फायरिंग की वजह के कारण वह बंगले पर नहीं है। कहाँ गया है मैं नहीं जानता, जप्पी ने कहा। अगर उसे देवराज चौहान का पता ठिकाना मालूम भी होता तो अभी ना बताता। उसका फ़ोन नंबर पास में था, परंतु बताने की उसकी इच्छा ना थी। जिनका पता वो भी नहीं जानता, जप्पी बात काट कर क्या उठा। वो जब मुझे अपने ठिकाने पर ले गए तो मेरा चेहरा ढांप दिया था। ऐसा ही उन्होंने तब किया जब अपने ठिकाने से बाहर छोड़ा मुझे और मेरे साथियों को। जिन नाम के संगठन का चीफ कौन है मालूम नहीं। वे खतरनाक लोग हैं, इसलिए मालूम करने की चेष्टा कभी नहीं की। गजाला जप्पी को होंठ से कुड़कर देखने लगी। जप्पी ने बेचैनी से पहलू बदला। जखीरा, गजाला ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? मुझे तो यह विश्वास के काबिल लगता है। जप्पी समझ गया कि ये दोनों उसे शीशे में उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे भी लगा तो ये ठीक है। गजाला की निगाह बराबर जप्पी पर थी। गजाला थोड़ा सा आगे को झुकी और टेबल पर बाहें फैलाकर बोली, तुम चाहो तो 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। करोड़? जप्पी के चेहरे पर अजीब से भाव हो रहे। हाँ, कमाना चाहोगे? कैसे? वो फार्मूला तलाश करो और हमें दे दो। गजाला उसकी आंखों में झांक रही थी। इस तरह तुम करोड़ रुपया कमा सकते हो। जप्पी गजाला को देखता रहा। बात पसंद आई? बहुत। जप्पी बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। गजाला जप्पी को देखती रही, फिर खड़े होते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात पसंद आई है। मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी अगर फार्मूला तलाश करके मेरे हवाले करते हो। तुम्हारा पता ठिकाना तो मुझे पता नहीं, जो जप्पी ने कहना चाहा। हम तुम्हें हर रोज़ फ़ोन कर लिया करेंगे। जप्पी ने सिर हिलाया। चलो जखीरा। गजाला और जखीरा दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गए। जप्पी बुत की तरह बैठा दरवाजे को देखता रहा। उसे विश्वास न आ रहा था कि अभी उसके सामने गजाला थी। खतरनाक मुजरिम गजाला। विश्व पर एकमात्र राज करने का सपना देखने वाली गजाला। जप्पी ने गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो लगा कि माथा पसीने से भरा हुआ है। उसने रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया और रिसीवर उठाकर देवराज चौहान के मोबाइल का नंबर मिलाने लगा। तभी कृष्ण ने भीतर प्रवेश किया। सर, ये कौन थे? क्या काम था इन्हें? गजाला। गजाला? वो खतरनाक अपराधी जो? कृष्ण की आंखें फैल गईं। वही। मुझसे फार्मूले के बारे में पूछने आई थी। जप्पी ने कुछ लंबी सांस ली इस बार। कृष्ण को अपने कानों पर विश्वास न आया। वह हक्का बक्का सा जप्पी को देखता रहा। हेलो। देवराज चौहान की आवाज़ जप्पी के कानों में पड़ी। मैं अभी ऑफिस पहुंचा तो मेरे इंतज़ार में यहाँ गजाला मौजूद थी। जप्पी जल्दी से बोला। गजाला? देवराज चौहान के शब्द जप्पी के कानों में पड़े। हाँ, फार्मूले के बारे में पूछ रही थी। उसे सब कुछ बताना पड़ा। वो खतरनाक है। चुप रहकर उससे मैं बच नहीं सकता था। मेरे बारे में उसे वॉल्ट मैनेजर बाली ने बताया था। जवाब ना देने पर वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। जानता हूँ कि वो खतरनाक है। देवराज चौहान का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। क्या क्या बात हुई उससे? जप्पी ने बताया। हो सकता है वो रतनचंद बंसीलाल के पास जाए, ये जानने के लिए कि तुम सच कह रहे हो या गलत। ये तो पक्का है कि वो उन दोनों के पास अवश्य जाएगी। गजाला के आ जाने से हालात बुरे हो सकते हैं। उसके सामने ठीक तरह बात करना वो। मैं समझता हूँ। जप्पी क्या उठा। फार्मूले का कुछ पता चला? नहीं। कहने के साथ ही उधर से देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया था। जप्पी ने रिसीवर रखा तो सामने खड़ा कृष्ण कह रहा, वो सच में वही खतरनाक अपराधी गजाला थी? जप्पी ने उसे घूरा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ। कृष्ण के चेहरे से लग रहा था कि वो यही सवाल पुनः पूछने जा रहा हो। अगला दृश्य। रतनचंद और बंसीलाल झोपड़े में ही बैठे थे। अनारू किचन वाले हिस्से में सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। सुबह होने पर दोनों वापस लौटे थे और फार्मूले वाले पैकेट को रतनचंद ने अपने औजारों वाले थैले में रखा और झोपड़ी के फर्श पर ही चटाई पर नींद में जा डूबे थे। उसके बाद उनकी आंख दोपहर को खुली। अनारों ने बड़े बड़े मग भरकर चाय के उन्हें दिए। अनारों सोने के गहनों से लदी हुई थी। सिल्क का चमक भरा आसमानी रंग का उसने महंगा सूट पहना हुआ था। कल ही वो ब्यूटी पार्लर में 4 घंटे लगा कर आई थी। चेहरा खूबसूरती के साथ चमक रहा था। करीब आता बुढ़ापा एकाएक कहीं गायब हो गया था। गले में सोने का भारी रानी हार पहना हुआ था। कानों में लंबे भारी झुमके लटक रहे थे। कलाई में सोने के 2 मोटे मोटे कड़े थे। हाथ की उंगलियों में 2 सोने की और 2 हीरे की अंगूठियाँ पहनी हुई थी। अब अनारों की चाल ढाल में आधा थी, शौकी थी, पुनः जवान हो जाने का एहसास था।
बात करने के ढंग में भी नाजो नखरों की झलक थी। चलती तो जानबूझकर पाँव ज़मीन पर कुछ ज़ोर से मारती तो पाँव में पड़ी चांदी की भारी पायल छम छम करती, तो उसके दिल को शांति मिलती। अपने अमीर होने का एहसास अनारों को हर पल रहता था, परंतु बंसीलाल के हिस्से में जाता पैसा देखकर उसे मनी मन तकलीफ हो रही थी कि वो पैसा भी उसके घर में ही रहता। बंसीलाल ने चाय का घूंट भरकर कहा, रत्ने, अब उस आदमी को ढूंढना जो पैकेट के बारे में हमसे पूछ रहा था, जो मेरा झोपड़ा खरीदने आया था प्यारे के साथ। हाँ, प्यारे को उसका पता होगा, बंसीलाल ने कहा। प्यारेलाल से पूछते हैं, साला फुटपाथ पर बैठा मशीन चला रहा होगा। मैं ज़रा चाय ख़त्म करके लोटा लेकर सामने वाले जंगल में फेरा लगाया हूँ। आज तो अनारों, सरसों का साग और मक्की की रोटी बना रही है, मज़ा आ जाएगा। रतन चंद दाँत फाड़कर बोला, कल हमने कितनी समझदारी से काम किया जो थैले वाले का पीछा करके उसका ठिकाना जाना और वहाँ से पैकेट उठा लिया। बढ़िया हो गया, 5-10 लाख और इकट्ठा हो जाएगा। 20 मांगेंगे तब जाकर 10 मिलेगा। ठीक है, मैं पास के जंगल में होकर आता हूँ। अनारो, जंगल में जाने के लिए पानी की बोतल तो दे। अनारों ने पानी की बोतल दी। रतन चंद बाहर निकल गया। क्यों रे बंसी, अब तो तू पहले से जवान दिखने लगा। अनारो चेहरे पर आती लट को पीछे करती हुई बोली। क्यों मजाक करती हो भाभी? बंसीलाल ने मुस्कुराकर अनारों को देखा। खूबसूरत तो तुम भी हो गई हो। सच? सच क्या, पहचान ही नहीं जाती कि ये अपनी ही भाभी है? रतना तो बहुत किस्मत वाला है। तू भी किस्मत वाला बन जा। कैसे? एक बात तो बता, तेरे पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया है, लेकिन है तू अकेला, क्या करेगा पैसे का? अब तो शादी करूँगा। शादी? मतलब कि तू सारा पैसा बाहर की औरत पर उड़ा देगा? अनारों ने मुंह बनाया। बाहर की कहाँ भाभी, शादी के बाद तो वो घर की औरत हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन होगी तो वो बाहर की ही, जिसे तू घर की बनाएगा। वो तो तेरे सारे पैसे से मौज करेगी। अच्छा तू एक बात बता, शादी क्यों करना चाहता है तू? वो क्या है भाभी, उम्र बीत रही है। अब कुछ भी हो, औरत की ज़रूरत तो पड़ती ही है कि तेरी औरत की ज़रूरत पूरी हो जाए तो तू शादी नहीं करेगा? फिर क्यों करूँगा? अनारो आगे बढ़ी और बंसीलाल के करीब आ बैठी। बंसी, अनारो ने खड़का देने वाली आह भरी। भाभी, बंसीलाल की आवाज़ लड़खड़ाई। तू ब्याह मत कर, सारा पैसा मेरे को दे दे, मैं तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगी। वो रत्ने को छोड़, अनारो को देख। अभी तो 10-10 को संभालने के काबिल हूँ। रत्ने ने तो ज़्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं की। वो तो पीकर या थका सा नींद में लग जाता था। तेरे लिए सामान ताज़ा पड़ा है बंसी। वो रत्ना मेरा गला काट, तू सारे पैसे मेरे को देगा? बोल देगा, बाहर की औरत नहीं लाएगा? हाँ हाँ, नहीं लाऊंगा। तो आते नोटों को देखकर रत्ना तेरा जुड़वा भाई बनकर साथ रहेगा। वो तेरे 2 बच्चे, बच्चों को पढ़ने का ही डाल देंगे। बड़े लोग तो ऐसा करते ही हैं। अनारों की सांसें गहरी हो गई। बंसी, हाँ, आ मेरे को बाहों में ले ले, आह। कहने के साथ ही अनारो बंसीलाल पर जा लुढ़की। ओ भाभी, मरा। नीचे दबा बंसीलाल हड़बड़ाया। मेरी जान बोल, मेरी जान। अनारों के नीचे दबा बंसीलाल नजर आना बंद हो गया था। अगला दृश्य। मक्की की रोटी और सरसों का साग खाकर रतन चंद और बंसीलाल प्यारेलाल के पास पहुंचे तो शाम के 4 बज रहे थे। बंसीलाल का चेहरा चमक रहा था। अनारों ने मलाई जो खिला दी थी। मशीन पर बैठे प्यारेलाल ने दोनों को आते देखा तो मशीन चलानी बंद कर दी। क्या हाल है प्यारेलाल? बंसीलाल मुस्कुरा करके उठा। प्यारेलाल ने बंसीलाल को देखा तो फिर रतन चंद से बोला, आजकल तो भाभी सोने से लदी हुई है। सब नकली माल है। रतन चंद हंसा। चमकीला पानी चढ़ा रखा है। छोड़ इन बातों को, बंसीलाल बोला। हम तेरे पास काम से आए हैं। रत्ने को चोपड़ा बेचना है? अच्छा, इरादा बन गया बेचने का? हाँ, रतन चंद बोला। तू वो वाला ग्राहक लाया था, उसे फिर ले आना। वो वाला? हाँ, उसका तो पता नहीं, कोई दूसरा ले। दूसरा नहीं, वही ला। उसमें क्या खास है? तेरे को तो झोपड़ा ही बेचना है, कोई भी ले ले। मैं तो उसी को बेचूंगा। प्यारेलाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, फिर मुस्कुराया। हीरे बेचकर बंगला खरीद रहा है क्या? हीरे? कौन से हीरे? मेरे को बेवकूफ़ मत बना, सब जानता हूँ मैं। इसे तो पिलाकर जंगल में ले जाना पड़ेगा। प्यारेलाल, तू तो बिना पिए ही बहक रहा है और हीरो की बात कर। 2-4 हीरे दे दे, मैं ज़्यादा तो नहीं मांग। ठीक है, तू अंधेरा होते ही आ जाना, 1-2 बोतल ख़त्म करेंगे और तेरी बात भी सुन लेंगे। हीरो दोगे मुझे? तेरी बात सुनने को कहा है, उसके बाद ही फैसला करेंगे। रतन चंद ने टोका। साथ में उस झोपड़े के खरीदार को भी लेते आना, लगे आज झोपड़े का सौदा भी निपटा देंगे। प्यारेलाल के पास जप्पी का पता तो था नहीं, उसका कार्ड कहीं रखकर भूल गया हूँ। प्यारेलाल टालने वाले सर में क्या उठा। हीरे लेने हैं तो उसको उसका कार्ड ढूंढ, फ़ोन करके उसे बुला। चल बंसी, हमारे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। अंधेरा होते ही आ जाना, बोतल खुली मिलेगी। दोनों वहाँ से हटे और वापस झोपड़े की तरफ बढ़ गए। सालों को पीछे लगाए रखो हीरे के लालच में। झोपड़ा खरीदने वाले को लाएगा और हम पैकेट के सौदे की बात करेंगे। कोई दूसरा है तो है नहीं पैकेट खरीदने वाला। बंसीलाल क्या उठा। उस पैकेट में है क्या? वो बता तो रहा था कि उसमें महत्वपूर्ण कागजात है। होगा कुछ, हमें क्या? बंसीलाल ने लापरवाही से कहा। जब वे वापस झोपड़े में पहुंचे तो गजाला और वैभव जखीरा को भीतर पुरानी सी कुर्सियों पर बैठे पाया। अगला दृश्य। ये तुम दोनों से मिलने आए हैं? अनारो क्या उठी।
मैंने तो कह दिया कि मैंने तो कह दिया, तुम दोनों भी कह दो कि बिजली का और टूटियों का काम करना बंद कर दिया और बिजनेस खोलने की सोच रहे। कहिए। वे दोनों गजाला की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। रतनचंद बंसीलाल तुम दोनों ही हो? जखीरा ने पूछा। हाँ। स्टार वाल से तुम दोनों ने हीरो और पैकेट चोरी किया था? शांत था जखीरा का सर। बंसीलाल और रतनचंद की नज़रें मिली। चोरी? रतनचंद ने फौरन संभल कर कहा। हम क्या तुम्हें चोर लगते हैं? हाँ हाँ, हम तो शरीफ आदमी हैं, मेहनत करके रोटी पानी खाते हैं। जखीरा ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। रिवॉल्वर देखते ही दोनों के चेहरों पर भूचाल के भाव दिखे। ये रिवॉल्वर है। मैंने कल ही मुगले आजम देखी थी, उसमें रिवॉल्वर? मुगले आजम में रिवॉल्वर कहाँ थी? बंसीलाल क्या उठा। शोले में थी जब। इन दोनों को गोली मार दो, गजाला ने घूर कर कहा। नहीं, ऐसा मत करना, रतनचंद घबरा कर बोला। मेरे सुहागों को मत मारो। अनारो सूखे सर में क्या उठी। मैं तो इनसे पहले ही मर जाऊंगी। रतनचंद ने गर्दन घुमाकर अनारो को घूर कर देखा। किन सुहागों की बात कर रही है तू? तेरा एक ही सुहाग है, मेरी बात कर। हाँ, तू पहले इनसे निपट। जकीरा दांत पीछे कुर्सी से उठा और बंसीलाल के सिर पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। वो पैकेट और हीरे कहाँ हैं? भगवान के लिए इन्हें मत मारो। अनारो जल्दी से कह उठी। ये तो इन्हें? रतनचंद ने पुनः गर्दन घुमाकर अनारो को घूरा। ये क्या तेरा मर्द है? तुम समझते नहीं, इसके बाद तो तेरी बारी होगी गोली खाने की। ये नहीं मरेगा तो तू भी जिंदा रहेगा। रतनचंद सिर हिलाकर रह गया। रिवॉल्वर सिर से लगते ही बंसीलाल का ढांचा कांपने लगा था। ये क्या कह रहे हो? बंसीलाल डरे सर में बोला। गोली चलेगी तो मैं मर जाऊंगा, ये हटा लो। जखीरा ने उसके सिर से रिवॉल्वर हटाई। कहाँ है वो पैकेट और हीरे? रतने, बंसीलाल रूखे स्वर में बोला। यूं जान गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं। देश की खातिर जान जाए तो कुछ बात भी है। जान गंवाने की बात ना कर, रतनचंद बोला। वो हीरे तो हमारे पास है नहीं, चोरी हो गए। वैभव जखीरा ने दोनों को बारी बारी से घूरा। वो हीरे चोरी हो गए? गजाला एकाएक मुस्कुरा कर कह उठी। हाँ, 3 दिन पहले ही चोरी हो गए। हम पी पाकर पड़े थे कि चोर आया और हीरे उठाकर ले गया, रतनचंद ने कहा। हमारी बोतल भी ले गया था। हाँ हाँ, रतनचंद सिर हिलाकर कह उठा। अंग्रेजी वाली बोतल थी, वो भी ले गया। गजाला चेहरे पर मुस्कान समेटे उन्हें देखे जा रही थी। मतलब कि तुम्हारे पास हीरे नहीं है? एक भी नहीं, रतनचंद ने जल्दी से कहा। वो पैकेट हमारे हवाले करो। वो? बंसीलाल ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। वो तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें थैले वाला एक आदमी मिला तो उसके थैले में पैकेट डाल दिया। हमारे पीछे तब पुलिस लगी थी। अगर पुलिस हमें पैकेट के साथ पकड़ लेती तो सीधा जेल भेज देती। इसलिए हमने उस पैकेट से छुटकारा पाकर चैन की सांस ली। गजाला के चेहरे पर कठोरता उभरी। झूठ मत बोलो, वो पैकेट? कसम से। रतनचंद गले की घंटी को हाथ लगाकर बोला। मेरा बाप झूठ बोला करता था, मैं झूठ नहीं बोलता। गजाला दांत पीछे दोनों को देखती रही। यह ऐसे नहीं मानेंगे। वह जकीरा ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। एक को गोली लगेगी तो दूसरा सीधा हो जाएगा। हम सच कह रहे हैं, विश्वास करो। बंसीलाल सूखे ओटो पर जीप फेर कर घबराए सर में क्या उठा। चाहो तो हम तुम्हें उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर ले जा सकते हैं। उस वक्त वो थैले वाला जिससे बात कर रहा था वो उसी डिपार्टमेंटल स्टोर का कर्मचारी लग रहा था। उसने नीली कमीज और काली पैंट पहन रखी थी, जो वहाँ के स्टाफ ने भी पहन रखी थी। तुमने दोबारा उस थैले वाले को ढूंढने की कोशिश? हम क्यों ढूंढेंगे, हमें क्या ज़रूरत थी जो उसे ढूंढते। हमने तो पैकेट से छुटकारा पाया था। शायद वो डिपार्टमेंटल स्टोर का कर्मचारी उसे जानता हो जिससे वो बातें कर रहा था। जकीरा, गजाला शब्दों को चबा कर कह उठी। इन्हें साथ लेकर उस डिपार्टमेंटल स्टोर तक चलो। जो ये कह रहे हैं उस बात की सच्चाई जानेंगे। जहाँ भी लगे कि ये झूठे हैं ना, गोली मार दो। हम झूठे नहीं हैं। हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। मेरे सुहागों को न मारना। अनारो घबराई सी कह उठी। फिर सुहागों? रतनचंद ने अनारो को देखकर खा जाने वाले स्वर में कहा। सुहाग तेरा एक ही है, दूसरा बंसी है, बंसी। वो तो ठीक है, अनारो बोली। इन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम दोनों सच कह रहे हो। तभी बंसीलाल बोला। उस पैकेट में क्या है? फॉर्मूला। गजाला उन्हें घूरते हुए बोली। वो पैकेट खोलकर देखा था तुम दोनों ने? हमें क्या करना है खोलकर? बिजली टूटी ठीक करने वाले हैं हम, हमें पैकेटों से क्या लेना? रतनचंद ने कहा, फिर बंसीलाल को देखकर बोला। ये किस फार्मूले की बात कर रही है? होगा कुछ, खांसी की दवा या सर बनाने का कोई फार्मूला होगा। तभी तो वो भी पैकेट हमसे मांग रहा था। कौन? गजाला ने पूछा। उसका नाम नहीं जानते हम। हमारे पास पैकेट लेने आया था। उसी दिन ही तो हमने पैकेट से छुटकारा पाया था। देखने में कैसा था वो? उन्होंने जप्पी का हुलिया बता दिया। गजाला और वैभव जखीरा समझ गए कि ये दोनों जप्पी की बात कर रहे हैं। उन्हें तसल्ली थी कि जप्पी की बातें यहाँ तक तो ठीक थी जो उसने बताया था, यानी पैकेट की तलाश में वे अभी तो सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उन दोनों को साथ लेकर गजाला और वैभव जखीरा वहाँ से बाहर आ गए। इन्हें पता न मत कि वो पैकेट हमारे ही पास है, रतनचंद बंसीलाल के कान में फुसफुसा उठा। अगला दृश्य। उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर 2 घंटे लगाकर रतनचंद और बंसीलाल ने वहां मौजूद मैनेजर कालिया के रूप में त्रिनाथ को तलाश किया और गजाला व जखीरा को लेकर उसके केबिन में पहुंच गए। त्रिनाथ ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा।
गजाला और वैभव जखीरा उसे देखते ही समझ गए कि वो खेला खाया आदमी है। इससे कुछ पूछना है तो ये आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। उनके पास वक्त कम था। वैभव जखीरा ने रिवॉल्वर निकाले और त्रिनाथ की छाती पर रख दी। ये क्या कर रहे हो? त्रिनाथ चिंक उठा। कौन हो तुम लोग? 4 दिन पहले, गजाला दांत भींचकर बोली, तुम इसी स्टोर में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसके कंधे पर थैला लटका हुआ था। झूठ बोलने की चेष्टा मत करना वरना। जखीरा ने उसकी छाती पर नाल का दबाव बढ़ा दिया। त्रिनाथ के चेहरे पर भय उभरा हुआ था। गजाला के सवाल पर उसकी आंखें सुकड़ी। जवाब दो। जखीरा गुर्रा उठा। उसने नज़र का चश्मा भी लगा रखा था। बंसीलाल जल्दी से बोला, दोपहर का वक्त था। पहली मंजिल पर तुम सीढ़ियों के पास खड़े उससे बातें कर रहे थे। तब उससे कोई व्यक्ति आकर टकराया था। तेनाज समझ चुका था कि ये लोग देवराज चौहान की बात कर रहे हैं, परंतु फौरी तौर पर उलझन में था कि ये लोग कौन है और देवराज चौहान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। क्या इरादा है? जखीरा ने खतरनाक आवाज़ में कहा। तुम लोग कौन हो जो हमारे बारे में जानने की चेष्टा मत करो। गजाला दांत भींचकर बोली, जो तुमसे पूछा जा रहा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें सोचना पड़े। तब उस व्यक्ति के थैले में कुछ डाला गया था, वो सामान हमें चाहिए। त्रिनाथ के होठ सिकुड़ गए। वो बोला, अगर ऐसी बात है तो डाला गया सामान तुम लोगों को वापस मिलने से रहा। क्यों? मैं नहीं जानता कि वो आदमी इस वक्त कहाँ है। वैसे भी वो बहुत खतरनाक इंसान है। त्रिनाथ ने शांत स्वर में कहा। उसे जवाब देते पाकर जखीरा ने रिवॉल्वर हटा ली। कौन है वो? त्रिनाथ के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन उसके बारे में तुम दोनों को अवश्य जान लेना चाहिए। जानते भी होगे उसे। रिवॉल्वर हाथ में लेकर उसका नाम पूछ रहे हो तो उसका नाम भी अवश्य सुना होगा। देवराज चौहान है वो। डकैती मास्टर देवराज चौहान। देवराज चौहान? गजाला चौंकी। वह जकीरा की भी आंखें सुकड़ी। डकैती मास्टर देवराज चौहान? जकीरा के होठों से निकला। त्रिनाथ उसी प्रकार मुस्कान चेहरे पर समेटे उन दोनों को देख रहा था। तुम्हें कैसे मिला देवराज चौहान? डकैती करने जा रहा था, मुझे अपने साथ काम में लेना चाहता था, त्रिनाथ ने बताया। सब बात हो गई। शाम को उसने अन्य साथियों को भी बुलाया। एक जगह इकट्ठा होना था हम हुए, परंतु देवराज चौहान नहीं आया। गजाला और वैभव जकीरा की नज़रें मिली। उसके बाद कुछ भी नहीं। बात खत्म। कोई योजना नहीं बनी, डकैती नहीं हुई। देवराज चौहान दोबारा नहीं आया मेरे पास। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? गजाला ने शब्दों को चबाकर पूछा। मुझे नहीं मालूम। तुम उसके साथ डकैती करने जा रहे थे, उसका पता ठिकाना तो मालूम होगा। तुमने पूछा होगा, उसने बताया होगा। वो देवराज चौहान है, अपने काम की बात करता है। मिलना होता है तो कोई ठिकाना बताता है, अपने रहने की जगह के बारे में नहीं बताता। देवराज चौहान मुझे अपना पता क्यों बताएगा? त्रिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। गजाला और वैभव जगीरा सख्त निगाहों से त्रिनाथ को देख रहे थे। तुम दोनों कौन हो? गजाला हूँ मैं। गजाला ने शब्दों को चबा कर कहा। गजाला? त्रिनाथ चौंका। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गजाला तो नहीं? वही। गजाला के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। त्रिनाथ हक्का बक्का सा मुंह फाड़े गजाला को देखता रह गया। तुम चाहो तो 5 करोड़ रुपया कमा सकते हो। 5 करोड़? त्रिनाथ का मुंह और भी खुल गया। रतन जो बंसीलाल की नज़रें मिली, कई पलों तक वहाँ चुप्पी रही। त्रिनाथ की सांसें जैसे वापस लौटी। उसने लंबी लंबी गहरी सांसें लेकर पूछा, कैसे? वो पैकेट जो इन्होंने देवराज चौहान के थैले में डाला था, उसकी हमें सख्त ज़रूरत है। देवराज चौहान को तलाश करो, उससे वो पैकेट लो और हमारे हवाले करके 5 करोड़ ले लो। गजाला ने एक एक शब्द चबा कर कहा। उस पैकेट में क्या है? त्रिनाथ ने खुद को संभाला। कुछ भी नहीं। तुम्हारे काम का कुछ नहीं। देवराज चौहान के काम का कुछ नहीं। उसमें कागजात है जो सिर्फ हमारे काम के हैं। वो कागजात हमारे हवाले करने के तुम्हें 5 करोड़ मिल सकते हैं। समझ गया। त्रिनाथ की आंखें चमक उठी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। देवराज चौहान मिले तो उससे कह देना कि अगर वो पैकेट गजाला को वापस देता है तो उसे 20 करोड़ मिलेंगे। 20 करोड़? हम तुम्हें हर रोज़ फ़ोन करेंगे, समझे? हाँ। गजाला और वैभव जखीरा बाहर निकल गए। रतनचंद व बंसीलाल ठगे अंदाज में खड़े रहे। करोड़ों की आवाज़ें उनके मस्तिष्क में खलबली मचा रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर रतनचंद क्या उठा। वो बेवकूफ़ बना रही है। करोड़ों की बात तो सिर्फ धोखा देने के लिए की है। उन्होंने कि पैकेट हाथ में आ जाए। जोरों से पीछे ठोकर मारेंगे और बंदा चित। वो हसीना मुझे बहुत चालू लगी है। चालू तो वो मुझे भी लगी है। बंसीलाल हड़बड़ा कर बोला। अगर वो सच कह रही हो तो? करोड़ों वाली बात? हाँ। आ गया तो उसकी झूठी बातों के झांसे में। किसी को वो 1 करोड़ कहती है, किसी को 5 करोड़, तो किसी को 20 करोड़। साली झूठ बोलती है। लाखों में रकम कहीं होती तो शायद हम सच भी मान लेते। ये बात तो तूने ठीक कही। बंसीलाल ने सिर हिलाया। रतनचंद ने त्रिनाथ को देखा, जो ना समझने वाले ढंग से उन्हें ही देख रहा था। क्यों भाई, ये मैडम है कौन? गजाला, बहुत बड़ी अपराधी है, बहुत ही खतरनाक। रतनचंद और बंसीलाल की नज़रें मिली। होगी, खतरनाक भी होगी, बहुत बड़ी अपराधी भी होगी। हमें क्या? क्यों रतनचंद? तूने ठीक कहा बंसीलाल। रतनचंद ने सिर हिलाया। हमें क्या? और ये? बंसीलाल ने पुनः पूछा। देवराज चौहान कौन है? बहुत बड़ा डकैती मास्टर है देवराज चौहान। नाम नहीं सुना क्या? त्रिनाथ ने होठ से कुड़कर दोनों को देखा। रतन जब
रतनचंद और बंसीलाल की नज़रें पुनः मिली। क्यों भाई बंसीलाल, तूने सुना है देवराज चौहान डकैती मास्टर का नाम? मैंने तो नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, बंसीलाल ने होठ सिकोड़े। होगा कोई, हमें क्या? हमें क्या? दोनों तैनात को नमस्ते करके डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ गए। लगता है किसी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे हैं। रतनचंद लंबी सांस छोड़कर बोला, चल घर चले। घर? तेरे झोपड़े पर? झोपड़ा तो मेरा है, बीवी मेरी है। वो तेरा घर कब से बन गया? रतनचंद ने उसे घूरा। मैं तेरे घर की ही बात कर रहा था, बंसीलाल हड़बड़ा कर बोला। वहाँ प्यारेलाल ने उसे लेकर आना है, जो हमसे पैकेट मांग रहा था। उससे सौदा करके पैकेट का 10 लाख पूरा कर लेंगे। हाँ ठीक है, घर चलते हैं, रतनचंद सिर हिलाकर कह उठा। अगला दृश्य। बेड पर आंखें बंद करके लेटा देवराज चौहान एकाएक उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि कोई खास बात है ही है जिसकी वजह से वो इस तरह जल्दबाजी में उठा है। जगमोहन, देवराज चौहान ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब ना आया। देवराज चौहान जगमोहन को तलाशता बाहर निकला। जगमोहन किचन में मिला। वो चाय बना रहा था। चाय बनाकर मैं तुम्हें उठाने ही वाला था, जगमोहन उसे देखते ही बोला। जिनका नंबर है तुम्हारे पास? फ़ोन नंबर? नहीं। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे पास? सॉरी। हाँ। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वहाँ से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा, जप्पी को फ़ोन किया। तुम्हारे पास जिनका फ़ोन नंबर है? बात होते ही देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, नारंग से लिया था। जप्पी की आवाज़ कानों में पड़ी। दो। बात क्या है जो? जिनका फ़ोन नंबर दो। जप्पी ने फ़ोन नंबर बोला। देवराज चौहान ने नंबर नोट करके फ़ोन बंद किया और जिनको फ़ोन किया। हेलो। मदान की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान। कहो, फार्मूला मिला? तुमने मेरे बंगले के भीतर हर जगह कैमरे फिट कर रखे थे। क्या किचन में भी किए थे? हाँ, एक कैमरा किचन में भी था। क्यों? वो कैमरा लगा हुआ है या उतार लिया गया है? मुझे नहीं मालूम, पता करके बताता हूँ। वैसे उस रात के बाद से हमने तुम्हारे बंगले के भीतर की हरकतें देखनी बंद कर दी थी, क्योंकि अधिकतर कैमरे उतर चुके थे। वैसे भी तुम्हारी निगरानी की ज़रूरत नहीं रही थी। जो मैंने कहा है वो पता करके बताओ। होल्ड करो। देवराज चौहान रिसीवर थामे खड़ा रहा। चेहरे पर सोचा दौड़ रही थी। जगमोहन चाय ले आया था। टेबल पर चाय के गिलास रखे खुद सोफे पर बैठ गया था। उसने देवराज चौहान से कुछ पूछा ना था। चाय का घूंट भरते हुए कभी कभार देवराज चौहान पर निगाह मार लेता था। 3-4 मिनट बाद मदान की आवाज़ कानों में पड़ी। किचन में लगा कैमरा सलामत है। वहाँ बीती 2 रातों की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मिल जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे आदमियों ने उस रात गोलियां चलाने के बाद नज़र रखनी बंद कर दी थी, क्योंकि अधिकतर कैमरे जगमोहन ने उतार लिए थे। ज़रूरत भी न बची थी निगरानी की। परंतु रिकॉर्डिंग सिस्टम बंद नहीं किया था। वो अभी भी चालू है। मेरे आदमियों ने स्क्रीन ऑन की तो जगमोहन चाय बनाता अभी दिखा था। कितनी देर में बीती 2 रातों की रिकॉर्डिंग भिजवा रहे हो? 30-40 मिनट में। जानते हो मैं कहाँ हूँ? पलों की खामोशी के बाद मदान की आवाज़ कानों में पड़ी। सोनलाल के फ्लैट में। कोई खबर नहीं जो तुमसे छिपी हो, शांत स्वर में कहकर देवराज चौहान फ़ोन रखने लगा कि मदान की आवाज़ आई। बात क्या है? तुम्हारे लिए फार्मूला तलाश कर रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा और लाइन काट कर जप्पी को फ़ोन किया। हेलो। जप्पी की आवाज़ कानों में पड़ी। चाहो तो मेरे पास आ जाओ, शायद फार्मूले के बारे में मालूम हो जाए। आता हूँ, तुम कहाँ हो? जप्पी के सर में सतर्कता आ गई थी। देवराज चौहान ने सोनलाल के फ्लैट का पता बता दिया। अगला दृश्य। जिस रात बंगले पर फायरिंग हुई थी उस रात की किचन में होने वाली हरकतों को वहां लगे कैमरे ने कैद किया था। अब वही कैसेट लगाकर टीवी पर देखी जा रही थी। किचन का नज़ारा टीवी स्क्रीन पर जैसे अटका हुआ था। बीच बीच में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे जाती थी। बाहर गोलियां चल रही थी। उसी वक्त की किचन की तस्वीर स्क्रीन पर नज़र आ रही थी। तभी वो कैसेट समाप्त हो गई। स्क्रीन पर चमकते तारों जैसे बिंदु और मध्यम सा शोर कानों में पड़ने लगा। जप्पी ने तुरंत गर्दन घुमाकर देवराज चांद को देखा। ये क्या दिखा रहे हो तुम? 2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। जप्पी ने मुंह बनाया। देवराज चांद मुस्कुराया। जगमोहन उठा और एक तरफ रखी कैसेटों की तरफ बढ़ गया। इससे अगली कैसेट लगाना, देवराज चांद ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। तुम आखिर दिखाना क्या चाहते हो? जप्पी ने पुनः पूछा। अभी पता चल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। यह बात तुम पिछले 2.5 घंटों से कह रहे हो। देवराज चौहान ने जप्पी को देखते हुए कश लिया। फिर बोला, ये उस रात का किचन का नज़ारा देख रहे हो तुम, जिस रात जिनके आदमी ने हमें घेरा था, फायरिंग हुई थी? जप्पी ने सिर हिलाया। उसी रात ही किचन से वो पैकेट चोरी हुआ था। कोई आया और ले गया। जप्पी की आंखें फैली। अब देखना यह है कि कौन उस पैकेट को किचन से ले गया, पुलिस वाले या कोई और। देवराज चौहान ने कहा। उस रात से पहले बंगले पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया। जब से वो पैकेट बंगले पर आया हम भी तब से बंगले पर ही हैं। कोई आया और पैकेट ले गया, ये बात उस रात की है जिस रात फायरिंग हुई थी। भाई गॉड, क्या दूर की कौड़ी लाए हो? जप्पी प्रशंसा भरे भाव में कह उठा। ये तो मैंने भी ना सोचा कि शायद किचन में लगा कैमरा जगमोहन के हाथों से बचा रह गया हो और जो पैकेट ले गया उसका चेहरा कैमरे ने कैद कर लिया हो। जगमोहन ने उसके आगे की कैसेट वीसीआर में लगाकर पुनः टीवी ऑन किया। अगले ही पल पुनः स्क्रीन पर किचन का नज़ारा नजर आने लगा।
आधा पौन घंटा और बीता। टीवी पर किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें अस्पष्ट सी थी। कोई कैमरे के पास था, कोई दो लोग। कैमरे का माइक्रोफोन उनकी आवाज़ों को पकड़ रहा था। फिर पल प्रतिपल वो आवाज़ें स्पष्ट होने लगी, परंतु उनमें से किसी का ध्यान भी मध्यम से सुनाई दे रही बातों पर ना था। आंखों को फैलाए वो टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर वो चेहरे नजर आने वाले थे जो फार्मूले का पैकेट ले गए थे। तभी आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगी। वे लोग कैमरे के करीब आए थे। आवाज़ें सुनी हुई लग रही हैं। जप्पी के चेहरों पर उत्तेजना की छाप स्पष्ट नजर आने लगी थी। तभी स्क्रीन पर दो सिर दिखाई दिए। कैमरा किचन के प्रवेश द्वार के भीतर चौखट के ऊपर लगा हुआ था। वे दोनों भीतर प्रवेश कर आए थे। कैमरा उनके पीछे के हिस्से की तस्वीरें ले रहा था। तभी बातें करते करते एक पलटा, दूसरा भी पलटा। साले ये हरामी हैं दोनों, ये यहाँ भी पहुँच गए थे। जप्पी के होंठों से चीख जैसा तेज स्वर निकला। स्क्रीन पर रतनचंद और बंसीलाल के चेहरे नजर आ रहे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी थी। कौन है ये दोनों? जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। वही साले। स्क्रीन पर निगाह टिकाए जप्पी क्या उठा। रतनचंद बंसीलाल, जिन्होंने स्टार वॉर से हीरो पैकेट चुरा लिया था। ओह! जगमोहन के होंठ सिकुड़े। सालों के पास हीरे हैं, इनसे तो मैं मिलना ही चाहता था। कुछ देर बाद बंसीलाल को वहाँ लटकते थैले में से पैकेट निकालते देखा। अगला दृश्य। कार्ड मिल गया था। प्यारीलाल गिलास का घूंट, पहला घूंट भरते ही क्या उठा। फ़ोन कर दिया मैंने उसे। झोपड़ा बिकने की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। कहता था 1-2 घंटे में पहुंच रहा हूँ। 1-2 घंटे में? बंसीलाल बोला। काम होगा उसे। प्यारेलाल काजू की प्लेट में हाथ मारकर मुट्ठी भर काजू उठाता हुआ बोला। वो फुर्सत में तो बैठा नहीं कि मेरा फ़ोन जाए और भागा चला है। हाँ ये तो है। रतनचंद ने फ़ौरन गर्दन हिलाई। तुम्हारे तो आजकल मज़े हो रहे हैं। प्यारेलाल अंग्रेजी विस्की की बोतल और काजू से भरी प्लेट पर नज़र मारकर मुट्ठी में बंद काजू अपने मुंह में डालता हुआ बोला। भाभी को देखो तो सोने से लदी क्या खूबसूरत लग रही है, क्या किस्मत पाई है। उसकी बात सुनती कुछ दूर बैठी अनारू क्या उठी। सच प्यारे, मैं खूबसूरत हूँ क्या? ये भी बात भला पूछने वाली है। प्यारेलाल ने हाथ में पकड़ा गिलास खाली करके कहा। चांद ना निकले तो तुम्हें देख लिया जाए, चांद की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, अनारों ने लंबी सांस ली। तू मेरी बीवी को चांद कह रहा है? रतनचंद ने उसे घूरा। तेरी बीवी के पूछने पर चांद की तारीफ कर रहा था कि उसकी चमक भाभी के चेहरे से मिलती है। जिसकी भी तारीफ करनी है मैं कर लूँगा, तू चुपचाप 2-4 पैग मार और। रतने, बंसीलाल ने टोका। हाँ, इसे पिलाकर जंगल की सैर करा। जंगल? दोनों की नज़र अर्थपूर्ण ढंग से मिली। जंगल में क्या है? प्यारेलाल नया गिलास तैयार करता क्या उठा। हीरे। हीरे? प्यारेलाल ने ठिठक कर दोनों को देखा। तेरे को चाहिए ना? तू कह रहा था कि हाँ हाँ, मुझे थोड़े से हीरे दे दो, मज़ा आ जाएगा। मैं भी झोपड़ा बेचकर बंगला ले लूँगा। बंगला लेगा? बंसीलाल ने रतनचंद को देखा। अपने पड़ोस में ही ले देंगे इसे। रतनचंद कड़वे ढंग से हंसा। बुढ़ापे में एक दूसरे के काम आएंगे। ठीक है, पहले से जंगल में ले चलते हैं। बंसीलाल ने प्यारेलाल को देखा। तू बातें मत कर, गिलास की तरफ ध्यान दे। उसके बाद जंगल में भी जाना है, कुछ वक्त वहाँ भी लगेगा, क्यों रत्ने? हाँ हाँ, रतनचंद जल्दी से बोला। छोटे छोटे हीरे गिनने में वक्त तो लगेगा ही। प्यारेलाल ने गिलास खाली किया। नशा उसके चेहरे पर झलकने लगा था। भाभी? प्यारेलाल गिलास रखकर अनार को देखता क्या उठा। तू बहुत अच्छी है। सच प्यारे? हाँ, प्यारेलाल ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी है तू। रतनचंद और बंसीलाल की नज़रें मिली। उसे पिलाते हुए अपनी बीवी को सामने बिठा रखा है, तो नशा चढ़ती हुए उसे तेरी बीवी अच्छी तो लगेगी, बंसीलाल बोला। अभी जंगल में ले चलते हैं इसे, रतनचंद कुड़कर बोला। आज तो भाभी के हाथ से मक्की की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा। हाँ प्यारे, तेरे को मैं अपने हाथ से। भाभी? बंसीलाल के उठा। अपने हाथ से क्यों खिलाती है? तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। रतनचंद ने बंसीलाल को घूरा। तू झगड़ा करने वाला कौन होता है? वो मेरी बीवी है, मुझे वो हाथ से खिलाने को कह रही है। ये बात तो पहले भाभी मुझे हाथ से खिलाएगी। बंसीलाल नशे से भरे स्वर में जिद्दी ढंग से क्या उठा। मेरा हक पहले बनता है। फिक्र ना कर बंसी, अनारो मुस्कुराई। दोनों को एक साथ खिला दूंगी। एक साथ दोनों को? बंसीलाल हड़बड़ाया। फिर रतनचंद को देखकर बोला। तू नहीं खाएगा भाभी के हाथों से? तुम खाओ, मैं तो खाता ही रहता हूँ। इनकी फिक्र मत करो, अनारो हाथ हिला करके उठी। बहुत खाया इन्होंने, अब तो मन भी नहीं करता इनका खाने का। जो बचा है वो तुम दोनों के लिए ही है। बंसीलाल ने प्यार से अनारो को देखा। अनारो की भी मस्त निगाह बंसीलाल पर जा टिकी। भाभी? एकाएक बंसीलाल उठता हुआ क्या उठा। वो एक बात याद आ गई, मेरे साथ आना। कौन सी बात? वही, मेरे साथ चल पीछे को बताता हूँ। रत्ने, मैं भी आया। बंसीलाल अनारो किचन वाले हिस्से में चले गए। उधर अंधेरा था। रतनचंद ने नया गिलास तैयार किया, उसके होंठ सिकुड़ गए थे। प्यारेलाल बार बार किचन वाले अंधेरे हिस्से की तरफ बेचैनी से देख रहा था। रत्ने, प्यारेलाल हड़बड़ा कर क्या उठा। उधर बंसीलाल तेरी बीवी के काम कर रहा है, ज़रूरी काम। कौन सा ज़रूरी काम? कोई भी, तेरे को क्या? रतनचंद भी कुछ बेचैन था। बार बार किचन वाले हिस्से की तरफ देख रहा था। उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। प्यारेलाल ने सिर ऊंचा करके उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। प्यारेलाल ने सिर ऊंचा करके किचन वाले हिस्से में देखने की चेष्टा की।
वो उस काम में आवाज़ नहीं आती, उस काम में आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। प्यारेलाल हड़बड़ाया। अच्छा तो बंसी अनारों को वो वाला काम कर रहे हैं? कौन सा वाला? रतन चंद उखड़ा। वो है एक काम। प्यारेलाल मुस्कुराया। उस काम में आवाज़ नहीं। बेचैन से रतन चंद ने आवाज़ लगाई, अनारो, आई जी आई जी। अनारों की आवाज़ में सांसें भरी हुई थी। प्यारेलाल को दिखाने की खातिर रतन चंद बोला, कितने हुए? बस जी 60-65 तो हो ही गए हैं। मैं आऊँ क्या? रतन चंद की हालत देखने वाली थी। ना जी, अब तो काम हो ही गया। बहुत तेज है बंसी गिनती में, फुर्ती से काम निपटा देता है, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं बची। रतन चंद ने बेवजह के दांत फाड़कर प्यारेलाल को देखा। गिनती हो गई पूरी? ज़रूरी काम था वो। किस चीज़ की गिनती? रतन चंद ने आंखें सिकोड़कर प्यारेलाल को देखा, फिर क्या उठा। हीरों की गिनती। वो जंगल में? ज़्यादा सवाल मत पूछ। रतन चंद झल्लाया। तेरे को हीरे चाहिए कि नहीं? चाहिए तो चुपचाप बैठा रहे, गिनती की तरफ ध्यान मत दे। प्यारेलाल ने किसी दुखी इंसान की तरह गिलास खाली कर दिया। नज़रें बार बार किचन के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ जा रही थी उसकी। फिर बंसीलाल उधर से आया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। रतन चंद अजीब सी नज़रों से उसे घूर रहा था। प्यारेलाल भी होंठ सिकोड़े छिपी नज़रों से बार बार उसे देखने लगा था। बंसीलाल का चेहरा खिला खिला सा लग रहा था। प्यारेलाल बेचैन सा बार बार उधर भी देख लेता जिधर अनारो थी, लेकिन वो ना तो सामने आई थी और ना ही नजर आई थी। क्या गिनती हो रही थी बंसी? रतन चंद क्या उठा। वो मेरी और भाभी की बात है, नोट दिए थे। बंसीलाल मुस्कुराकर बोला। अब वो गिन रही, तभी बाहर जूतों की आटे गूंजी। कोई है? रतन चंद के ओठों से निकला। झोपड़ी खरीदने वाला आया होगा। बंसीलाल ने प्यारेलाल को देखा। मुझे क्या पता? प्यारेलाल हड़बड़ा कर क्या उठा। तभी जप्पी ने भीतर प्रवेश किया। रतने, बंसीलाल गए खुशी से क्या उठा। ये तो बढ़िया हो गया, साहब जी आ गए। हम तो नजरें बिछाए थक गए थे। रतन चंद ने गहरी सांस ली। जप्पी को आया बगैर प्यारेलाल हड़बड़ाया, फिर क्या उठा। मैंने बोला तो था कि फ़ोन कर दिया। प्यारेलाल के शब्द मुंह में ही रह गए। जप्पी के पीछे पीछे देवराज, चौहान और जगमोहन भी भीतर आ गए थे। अगला दृश्य। बंसी, रतन चंद सक पका कर क्या उठा। ये तो थैले वाले साहब हैं। वो क्या नाम है इनका? वो देवराज, देवराज चौहान है नाम। बहुत बड़ा डकैती मास्टर है, बहुत खतरनाक है, यही बताया था उसने। रतन चंद और बंसीलाल नशे में थे, मस्ती में थे, डर से दूर थे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? देवराज चौहान ने पूछा। किसने बताया? वह है कोई? तुम्हें तो बहुत बड़ी अपराधी ढूंढ रही है। वाह, क्या खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। रतन चंद ने गहरी सांस ली। वो यहाँ भी आई थी मेरे पास, पैकेट के बारे में पूछ रही। गजाला? देवराज चौहान के ओठों से निकला। हाँ, वही वही। रतन चंद फौरन गर्दन हिलाकर क्या उठा। देवराज चौहान, जगमोहन और जप्पी की नज़रें मिली। तुमने पैकेट उसे दे दिया? जप्पी के ओठों से तेज स्वर निकला। कहाँ से देते? रतन चंद हाथ हिलाकर बंसीलाल को देखकर क्या उठा। क्यों बंसी, हमारे पास तो पैकेट है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बंसीलाल ने सिर हिलाकर कहा। वो हमें करोड़ रुपया देने को कह रही थी, हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हम उसकी बातों में नहीं आए। क्यों रत्ने, हम उसकी बातों में नहीं आए? उसे दिया ही नहीं? नहीं दिया, कहते हुए रतन चंद ने हाथ को दाएं बाएं हिलाया। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जप्पी ने प्यारेलाल से कहा। मैं अंग्रेजी पी। उठ और बाहर जा, कुछ देर बाद आना। जा प्यारे, बंसीलाल क्या उठा। जंगल में पहुंचकर हमारा इंतज़ार कर, वहीं आ रहे हूँ वो देने। पक्का? तो क्या हम झूठ कह रहे हैं? पहुँचे अभी, तू जा। प्यारेलाल उठा और बाहर निकल गया। कहाँ है वो पैकेट? जप्पी ने दोनों को देखा। रतन जब रतन चंद और बंसीलाल की नज़रें मिली। तू कर ले बात, रतन चंद बोला। ठीक है। बंसीलाल ने सिर हिलाया और जप्पी से क्या उठा। हमारे पास वो पैकेट है नहीं, लेकिन किसी के पास है। वो उस पैकेट को देने का 20 लाख रुपया मांगता है। ठीक है रतन चंद? ठीक है। रतन चंद ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। जगमोहन सिर खुजाने लगा। 20 लाख तो ज़्यादा है, जप्पी बोला। उसे कहो लाख रुपया ले लेना तो ले ले। लाख बहुत कम है। रतन चंद ने इनकार में सिर हिलाया। कम से कम 10 लाख तो होना ही चाहिए। बंसीलाल ने नशे में भरा सिर हिलाया। हाँ, इससे कम क्या होगा? 5-5 लाख तो एक के पल्ले आए। नशे में उन्हें नहीं पता था वे क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। जप्पी भी मुस्कुरा पड़ा था। 2 लाख दे देंगे, जप्पी बोला। कम है, 4 लाख से एक पैसा ज़्यादा नहीं। जप्पी मुस्कुरा रहा था। 2-2 लाख पल्ले आएंगे। नहीं, कम है ना बंसीलाल, बहुत कम है। तुम हटो, मैं बात करता हूँ। जगमोहन ने जप्पी को पीछे किया और उनके पास ही नीचे बैठा और रिवॉल्वर निकालकर बीच में रख ली। फिर दोनों को देखा। तो मुफ्त के 4 लाख कम है। रतन चौधरी बंसीलाल की हड़बड़ाई नजरें मिली। खतरा है बंसी, लग तो मुझे भी रहा है। 5 लाख से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं। अब मुंह फाड़ोगे तो गोली मार दूंगा। रतने, ठीक है, 2.5-2.5 लाख। बंसीलाल फैसले वाले भाव में सिर हिलाकर बोला। बंसीलाल फैसले वाले भाव में सिर हिलाकर बोला। तू कहता है तो मेरी भी ठीक ठीक है। निकालो पैकेट। रतन चंद ने पास ही फोल्डिंग बेड के नीचे हाथ मारकर अपना औजारों वाला थैला बाहर खींचा
और उसमें हाथ डालकर पैकेट बाहर निकाला और जगमोहन के हाथ में थमा दिया। जगमोहन ने पैकेट देखा। यही है। उसने देवराज चौहान और जप्पी पर निगाह मारी। यही होगा, मैंने तो देखा नहीं, जप्पी बोला। मैंने भी नहीं देखा, देवराज चौहान ने कहा और जगमोहन के हाथ से पैकेट लेकर देखने लगा। पैकेट पर स्टार वॉल्ट की मोहर और तारीख लिखी नज़र आ रही थी। मेरे ख्याल में यही है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। पक्का यही है? क्यों रत्ने, यही पैकेट तो हम स्टार वर्ल्ड से लेकर ले आए थे। हम क्या झूठ बोलेंगे? हम झूठ नहीं बोलते। जप्पी ने दोनों को घूरा। अनारो किचन वाले हिस्से में खड़ी सब देख सुन रही थी। वे हीरे कहाँ हैं? जप्पी बोला। जो मैंने कहा था कि संभाल के रखना। बंसीलाल रतन चंद की नज़रें मिली। वे तो चोरी हो गए, बंसीलाल हाथ हिलाकर बोला। चोरी हो गए? कसम से? बंसीलाल गले की घंटी को छूकर बोला। हम पीप आगे बढ़े थे, चोर आया और हीरे चोरी करके ले गया। हम पड़े ही रहे। क्यों रत्ने, मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ठीक कहा है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। जप्पी के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। वो कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान ने कहा चलो। लेकिन हीरे, जगमोहन ने कहना चाहा। चलो, वो हमारे नहीं है, देवराज चौहान बोला। इन्होंने मेहनत से हासिल किए, वो इनके ही हैं। कितनी अच्छी बात कर रहा है बंसी, इसके विचार कितने अच्छे हैं, भला हो इसका। रतनचंद ने दांत फाड़े। जगमोहन ने उखड़े और बेमन से सामने रखी रिवॉल्वर थामी और उठते हुए उसे जेब में डाल लिया। वो इनसे हीरों की बात करना चाहता था, परंतु देवराज चौहान मना कर रहा था, जबकि उसे पूरा विश्वास था कि अगले 2-4 मिनट में इनसे कुछ हीरे अवश्य झाड़ लेता। रत्ने, बंसीलाल हड़बड़ा कर बोला, ये तो जा रहे हैं। हमारे 5 लाख दे दो। क्या वो बाहर कार में पड़े हैं? कोई बात नहीं, साथ चल कर ले लेते हैं। दे देंगे, जगमोहन बोला। दे देंगे मतलब कि उधार खाता शुरू? नहीं भाई, उधार में हम यकीन नहीं करते। हमारा पैकेट दो। इससे तो अच्छा था हम उस मैडम को ये पैकेट दे देते, वो हमें 1 करोड़ रुपये दे रही थी। लेकिन हमने उसकी 1 करोड़ रुपये वाली बात पे यकीन नहीं किया। 10 लाख तो वो दे ही देती, कह रही थी इसमें फॉर्मूला है। वो सच में तुम्हें 1 करोड़ दे देती। जगमोहन ने गहरी सांस ली। सच में दे देती 1 करोड़? बंसी, नुकसान हो गया। रतनचंद हड़बड़ा कर कह उठा। 5 लाख तो ले ले भाई, हमारे 5 लाख तो दे दो। बोला तो दे देंगे, जगमोहन ने मुंह बनाया। हम क्या चोर हैं जो तेरे 5 लाख लेकर भाग जाएंगे? दे देंगे वैसे बंसी, दे देंगे, साहब लोग हैं। इनके लिए 5 लाख क्या है, कल दिन में आकर दे देंगे। देवराज चौहान पलटा और बाहर निकल गया। फिर जप्पी और ना चाहते हुए जगमोहन भी बाहर निकल गया। वो गए, पैकेट भी ले गए। 5 लाख तो कल दे देंगे, बड़े लोगों के लिए 5 लाख भला कौन सी बड़ी रकम है? रतनचंद क्या उठा। तभी अनारो पास आती क्या उठी। अब तो तुम लोगों के पास बड़े बड़े लोग आने लगे हैं, पैसे वाले जो बन गए हैं। अनारों को सामने पाती बंसीलाल पर डबल नशा सवार होने लगा। अनारों ने उसका चेहरा देखा तो मारक मुस्कान चेहरे पर आ ठहरी। गिनती करेगी? बंसीलाल के होंठों से निकला। पूछता क्या? अनारों ने ऐसी अदा से कहा कि बंसीलाल ने खुद को नशे के सागर में महसूस किया। गिनती की क्या बात कर रहे हो? रतनचंद ने घूर कर दोनों को देखा। तुम ज़रा इधर तो आओ। अनारों ने रतनचंद की बाह पकड़ी और एक कोने में ले गई। बंसी को मैं सीधे रास्ते पर ले आई हूँ। वो बाहरी औरत से ब्याह करके सारे पैसे उस पर बर्बाद। बाहरी औरत? रतनचंद नशे में अजीब से स्वर में बोला। सुनते रहो। अब वो शादी नहीं करेगा, सारे पैसे सारे हीरे मुझे दे देगा। क्यों? समझा करो, अकल नहीं है क्या? पैसे देगा तो मेरे हाथों से मक्की की रोटी और सरसों का साग भी तो खाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें भी तो सारी उम्र खिलाती रही हूँ, थोड़ा बहुत बंसी भी खा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए भी तो मुझे दे रहा है ना। ना हीरे बाहर जाएंगे ना बंसी। ये क्या कह रही है तू? रतनचंद हड़बड़ाया। चुप रहो, मुझे नोट चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। बंसी के साथ मिल मिलाकर खाने की आदत डाल लो। अब होगा वही जो मैं चाहूँगी। नहीं मंजूर तो मैं बंसी के झोपड़े में चली जाती हूँ। रतनचंद समझ गया कि चिड़िया पंख फैला चुकी है, रुकने वाली नहीं। जवानी फिर चढ़ाई है, उड़ान भर कर ही रहेगी। चौड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं, समझौते में ही भलाई है। भाग्यवान, रतनचंद गहरी सांस लेकर कह उठा। इस उम्र में तू चली गई तो मैं मक्की की रोटी और सरसों का साग कहाँ से खाऊंगा? जो थोड़ा बहुत खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा तू खा, थोड़ा बंसी को खाने दे। भाई बनकर रहो तुम दोनों। आदत डाल लो, मुझे शिकायत का मौका न देना। बहुत खुश रहेंगे हम। एक को आंखों में बिठाऊंगी, दूसरे को सिर पर। तुम दोनों ही मेरे सिर पर आंखों में बैठने वाले चांद सितारे हो। अनारो खुश तो तुम दोनों खुश। चंद कदमों पर बैठा बंसीलाल दांत फाड़कर उन्हें देखने लगा। फिर बोला, गिनती करें? सुनो जी, तुम बोतल लेकर दरवाजे के बाहर बैठ जाओ, मैं ज़रा तुम्हारे भाई से बात कर लूँ। रतनचंद को बात माननी पड़ी। बोतल पकड़ी, गिलास पकड़ा, काजू की प्लेट उठाई और बाहर निकल गया। अनारों ने छलांग लगाई और बंसीलाल के ऊपर जा गिरी। मर गया, रत्ने बचैयो। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन और जप्पी सड़क पर खड़ी कार के पास पहुंचे ही थे कि ठिठक गए। कुछ दूर मौजूद स्ट्रीट लाइट की चमकती रोशनी में एक कार के पास खड़ा मैदान दिखा। उसने दोनों हाथ जेब में डाल रखे थे। उनकी निगाह घूमी तो चंद कदमों के फासले पर कपूर को खड़ा पाया। नारंग भी दिखा। दूर खड़े अन्य आदमी भी दिखे।
जिन का घेरा तगड़ा था, यानी कि वो बाखूबी जान चुका था कि फार्मूला उन्हें मिल चुका है। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। उस फार्मूले पर जिन का ही हक था। देवराज चौहान उसे पैकेट देने की जुबान दे चुका था और जिन द्वारा गजाला के खतरनाक आविष्कार का गलत इस्तेमाल नहीं होना था। गजाला का खतरनाक फार्मूला जिन के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित था। मदान ने जेब से हाथ निकाला और देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया। देवराज चौहान कुछ पलों तक तो उसके हाथ को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और उसके हाथ पर फार्मूले वाला पैकेट रख दिया। पैकेट थामे जिन पीछे हटा, बारी बारी तीनों को देखा। दोबारा कभी भी जिन के रास्ते में आने की चेष्टा मत करना, मदान ने गंभीर कठोर स्वर में जप्पी से कहा। फिर कभी जिन के रास्ते में आए तो बच नहीं पाओगे। इस बार तो देवराज चौहान ने तुम्हें बचा लिया। जप्पी जानता था कि मदान ठीक कह रहा है। देखते देखते मदान पलटा और चलते हुए अंधेरे में ओझल हो गया। कपूर भी कहीं न देखा। कुछ ही पलों में नजर आ रहे जिन के सारे आदमी अंधेरे में खो चुके थे। कुछ पल अंधेरे में नजर दौड़ाते चुप से खड़े रहे। ओह, तभी जगमोहन क्या उठा। मेरी रिवॉल्वर तो झोपड़े में ही रह गए, मैं भी आया। कहने के साथ ही वो पलटकर वापस भागा। रिवॉल्वर तो तुमने जेब में डाल ली थी, जप्पी ने ऊंचे स्वर में कहा। परंतु जगमोहन नहीं रुका, अंधेरे में गुम हो गया। कमाल है, जप्पी ने मुंह बनाकर कहा। रिवॉल्वर तो जगमोहन ने रख ली थी, फिर ये वापस क्यों गया? हीरे लेने। देवराज चौहान मुस्कुरा करके उठा। हीरे लेने? जप्पी बड़बड़ाया, फिर वो भी मुस्कुरा पड़ा। कंगालों से खैरात लेने की कोशिश कर रहा है। अगला दृश्य। जगमोहन को वापस आया पाकर रतन चंद की आंखें चमक उठी। रतन चंद झोपड़े के दरवाजे के बाहर गिलास, बोतल और काजू की प्लेट रखे बैठा था। भीतर से अनारों और बंसीलाल की कभी कभार आवाज़ आती तो मन मार के रह जाता। आओ, मैं जानता था तू शरीफ आदमी है। 5 लाख दिए बिना नहीं मानेगा। 500 के नोट हैं या यहाँ बाहर क्या कर रहा है? काजू खा रहा हूँ, अंग्रेजी पी रहा हूँ, किस्मत में ऐश लिखी है वही कर रहा हूँ। रतन चंद ने यह सोचते हुए कहा कि झोपड़े के भीतर इस वक्त क्या हालात होंगे। तू 5 लाख दे और जा। जगमोहन उसके पास बैठा और रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर से लगा दी। ये क्या कर रहा है? रतन चंद हड़बड़ाया। तेरे को गोली मारने आया हूँ, जगमोहन ने आवाज़ को खतरनाक बनाकर कहा। ऐसा गजब मत करना, 5 लाख नहीं देने तो मत दे। गोली क्यों मारता? तू मुझे हीरे नहीं दे रहा। वो तो चोरी हो गए, सच में, मैं झूठ नहीं बोलता। रतन चंद घबरा कर बोला। अब मरने के लिए तैयार हो जा। क्यों मारता है? रतन चंद रो देने वाले सर में क्या उठा। मुझे मार के तेरे को क्या हीरे मिल जाएंगे? सच में चोरी हो गए सब हीरे। ठहर, एक हीरा पड़ा है, दूँ क्या? दे। रतन चंद ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और एक हीरा बाहर निकाला। ये तो इसलिए बच गया था कि मेरी जेब में था, नहीं तो चोर ये भी ले जाता। जगमोहन ने हीरा लेकर अपनी जेब में डाला। और निकाल। नहीं है, कसम से। तेरे से क्या हीरे अच्छे हैं? रतन चंद ने मुंह लटका कर कहा। एक ही हीरा बचा था, संभाल के रखा था कि यादगार के तौर पर अपने पास निशानी रखूंगा, लेकिन वो भी तुम ले जा रहे हो। जगमोहन को जल्दी थी। कार के पास देवराज चौहान और जप्पी उसके इंतजार में खड़े थे। यहाँ आना बेकार नहीं रहा, एक हीरा तो मिल गया। वो उठा, रिवॉल्वर जेब में डाली। जा रहे हो? हाँ। जगमोहन पलटा और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। बच गए। रतन चंद ने गहरी सांस ली। एक हीरा देकर जान छुड़ा ली, बाकी हीरे बचा लिए। तभी भीतर से अनारों के खिलखिलाने की आवाज़ आई। रतन चंद ने झोपड़ी के दरवाजे को घूर कर देखा और गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली किया। मक्की की रोटी, सरसों का साग। बड़बड़ा उठा रतन चंद। तो चलिए दोस्तों, इस नावल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के किसी और नावल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।